वेस्ट की मॉडर्निटी के ऊपर ऐसी खतरनाक क्रिटिक की है जिसको आप कहते थे इंपेरियल क्रिटिक। उन्होंने बताया कि जी किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को तबाह कर दिया। ये बात कहना कि उस मजहबी दौर के अंदर भी एक्सप्लोरेशन होती थी, ये भी कोई ज्यादा इतनी हजमी चीज नहीं है, ये भी वैसे नहीं बताई है। बाइबल एक खोखली किताब थी, उनके पास जिंदगी गुजारने का कोई ज़ाब्ता हयात नहीं था, वो कुछ रसूम और रवाज को उन्होंने पकड़ा हुआ था। बिल्कुल। यहाँ कब ये एहसास होना पैदा होना शुरू हुआ खवातीन को कि हमारे साथ भी मजहब ज्यादती कर रहा है। हाँ, वहां पे उस बर्गंडियंस बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने उस लड़की को जॉन डी आर्क को विच क्राफ्ट कह के कि ये जादूगरनी है, तो उन्होंने बोला भाई ये लोग तो चले जाएंगे हमारे पास तो हाथों से। तो इसका मतलब है कि सेम सेक्स मैरिज को भी हम अलाउ, औरत शादी कर ले मर्द शादी कर ले तो होगा कि हमें वर्कफोर्स मिलते रहेगी। तो अच्छा, शुरू में मार्केट ने रेडिकल फेमिनिस्टों की चीजों को बाय नहीं किया। उन्होंने बोला यार ये बहुत ही अजीब किस्म के लोग, मतलब जो गेटो बने हुए थे ना, वहां पे लड़के आगे ना उनको आवाजें कसते थे, मारते थे आगे। कि हम भी तो बार बार मजहब को ईसाइयत से जोड़े जा रहे हैं। मतलब हम कार्ल मार्क्स को जब बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि असल में उनको मजहब को हुआ था इसलिए हमारे मजहब में भी हो गया। या मियाँ तुम्हारा मारता नहीं है तो किसी न किसी दिन मारना शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हें नहीं मारता तो शायद किसी और को मारता होगा, भाग से वो मारता होगा, या तुम्हें बाद में मारना शुरू हो जाए। तो लोगों ने इस पे रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जी इस्लाम में औरतों के हकूक है नहीं है। मैं कहता हूँ इस्लाम में औरतों के हकूक नहीं है, इस्लाम में रिश्तों के हकूक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहाज़िब राजी जाग पॉडकास्ट की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आपको पता है कि हम जाग के उन्वान से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, ख़ास तौर पे उन अनटैप मौज़ूआत पर कि जो आमतौर पर माशरे में जिनको गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, शायद जिन पर सरसरी सी बात करके गुजर जाया जाता है। और इस वक्त एक अहम मौजू है, उसके ऊपर हमने इनवाइट किया है। हमारे मेहमान हैं आरिफ हाशमी साहब, इससे पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं। और इस वक्त सरदस जो मौजू हमारे पास है वो फेमिनिज़म है। और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन एक सदी पुराना मसला है। और जैसे जैसे अब दुनिया तब्दील होती जा रही है, नई सदी की शुरुआत हो चुकी है और उसके भी ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं, तो इसमें ये इशू और ज़्यादा आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या हमारे जैसा जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पर हम इन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। तो ये मौजू अब दिन ब दिन इस पे बात होती जा रही है, तो हमने इस पर इनवाइट किया है आरिफ हाशमी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच। आप इससे पहले भी एक अहम मौजू पर हमारे साथ आए थे और काफ़ी टाइम से हमारा ये एक पेंडिंग था। हमने कहा हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो एट लास्ट आप ने इसके ऊपर वक्त निकाला है। तो सर मैं पहले तो ये जानना चाह रहा था कि ये फेमिनिज़म है क्या चीज़, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या मामला रहा जो ये अब ज़्यादा हो गया है नहीं, लेकिन इसकी कोई तो हिस्ट्री होगी ना। अच्छा, फेमिनिज्म के हवाले से लोग कंफ्यूजन में शिकार है। फेमिनिज्म को लोग जो है वो हुकूक में निस्बत से जोड़ता है। तो हम जब बात करेंगे आज, तो हम फेमिनिज्म को हुकूक में निस्बत से लगा करके बात करेंगे, ताकि हम ये बात डिफरेंशिएट भी करें कि फेमिनिज्म अलग चीज़ है, हुकूक में निस्बत अलग चीज़ है। अच्छा। और ये बात बताने का मकसद ये होगा कि फेमिनिज्म हमारी चीज़ नहीं है, ये बाहर से अभी चीज़ है। अच्छा, ये समझ लें कि आज की गुफ्तगू का सबसे अहम क्रक्स है। अच्छा, फेमिनिज्म के हवाले से लोग ये भी गलतफहमी रखते हैं या बात कही जाती है कि जी फेमिनिज्म जो है ना वो एक तारीखी चीज़ है या एक आफाकी चीज़ है। हर दौर के अंदर जो है ना वो ख़वातीन को क्या कहते हैं, उनकी अथॉरिटी कायम थी और मर्दों ने आके ख़त्म कर दी, और उससे कुछ ना कुछ हिस्टोरिक हिस्ट्री से वो कुछ ना कुछ एक ना एक वाक़या निकालते रहते हैं। सही। लेकिन अगर मैं हर बात बयान करूँ तो प्री मॉडर्निटी या प्री एनलाइटनमेंट फेमिनिज्म का कहीं नाम नहीं मिलता हमें। इसका मतलब ये है कि 16वीं सेंचुरी से पहले फेमिनिज्म का नाम कहीं नहीं मिलता। अरबी या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि कोई फेमिनिज्म का नाम जो है ना आपको नजर आए या उसकी कोई बाज़गश्त हो या कोई इस तरह की बात हो। ये चीज़ पोस्ट एनलाइटनमेंट है या पोस्ट मॉडर्निटी है। इसका तारीखी पस मंज़र ये है कि जब यूरोप के अंदर मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी का मतलब ये है कि जब लोगों ने मज़हब को छोड़ना शुरू किया और दुनिया के अंदर एक नए फिक्र रेवोल्यूशन आया जिसमें लोगों ने इलाहियात को या मज़हब को छोड़ा। और जो उस वक्त के एनलाइटनमेंट थिंकर जो थे, जो उस वक्त के फलसफी थे, उन्होंने बेसिकली लोगों को ये आइडिया दिया कि भाई आप दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद तो आप अचीव ही नहीं कर रहे। आपको तो किसी ने
किसी माफूकुल फितरत या किसी सुपर नेचुरल पावर के अंडर आपको दबा दिया है और आप अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उसमें जो कुछ मखसूस तबका है जो आपको एक्सप्लॉइट करता रहता है, लिहाजा आपको जो है ना वो और वो नजर भी नहीं आता। पहली चीज़ ये है। तो हम जब बहुत सारी चीज़ें अपनी हवास से कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें चूंकि हमें खुदा भी नज़र नहीं आ रहा और हमें जो है ना वो इसकी किताब भी समझ में नहीं आती, लिहाजा हमें इस तरह की फजूलियत को छोड़ देना चाहिए और अपने अकल से सोचना चाहिए, अपने अकल से फैसला करना चाहिए कि हम किस तरीके से करेंगे। और हम इंशाल्लाह उनके नज़दीक वो कह होपफुली हम जो है वो इसको कर भी लेंगे। हम ऐसा निज़ाम लेके आएंगे जो जिसमें फ्रीडम होगी, सबको आज़ादी होगी, उसमें दीन बेजारी का एक दीन बेजारी उसमें इक्वालिटी होगी, सब बराबर, उसमें सब बराबर होंगे। और जब सब आज़ाद होंगे और सब बराबर होंगे तो फिर हम एब्सोल्यूट प्रोग्रेस भी करेंगे, हम तरक्की भी करेंगे। जिस चीज़ के ऊपर मजहब रुकावट डालते हैं लाजम वो भी करेंगे। तो हुआ ये कि जब मॉडर्निटी आ गई तो उन्होंने ज़ाहिर है उस चीज़ को, उस निज़ाम को बनाने के लिए उन्होंने इदारे बनाए, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, टेक्नोलॉजी आई दुनिया के अंदर और एक नया तर्ज जिंदगी लोगों ने देखा। ज़ाहिर है ख़वातीन को भी जो है ना वो इस मामले में आगे लाया गया, ख़वातीन ने पढ़ाई की, सब कुछ किया, पढ़ने के बाद वो काबिल भी बन गई। लेकिन जब वो मार्केट में गई तो मार्केट के अंदर उन्हें एक्सप्लॉइटेशन नजर आई। यार तुमने जो है ना वो हमें ये कहा था, ये ख्वाब दिखाए थे कि हम जो है ना वो सब कुछ करेंगे, हम तुम्हें जो है ना वो अमन देंगे, या तुम्हें फ्रीडम देंगे, तुम्हें प्रोग्रेस देंगे, तुम कमाओगी, तुम्हें माल बनाओगी। तो उसके बाद फिर जो है ना वो समझ लें कि 19वीं सेंचुरी से लेकर ख़वातीन के अंदर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुई। एक्सप्लॉइटेशन आज बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मजहब ने इसको एक्सप्लॉइट किया, हालांकि नहीं, 200 साल तक तो मजहब खत्म ही हो चुका था। मतलब चर्च की कोई हैसियत नहीं रही थी, पोप की कोई हैसियत नहीं रही थी, दुनिया मजहब को छोड़ चुकी थी और बहुत बड़े पैमाने के अंदर लोग खुदा बेदार हो गए थे। उस वक्त जो माशा तरतीब दिया लोगों ने वो औरत की एक्सप्लॉइटेशन वाला था, जिसके बाद औरत फिर निकली कि भाई आप हमें अपने लिए स्ट्रगल करनी। तो लिहाजा 19वीं सेंचुरी में ये इनकी स्ट्रगल स्टार्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि ये हुकूक निस्वा एक अलग चीज है और फेमिनिज्म एक अलग चीज है, हम दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है, मान लिए। लेकिन जो फेमिनिज्म का नारा लग रहा होता है एक्चुअल में तो वो हुकूक निस्वा ही की डिमांड, यानी आप अगर डेप्थ में आके बज़ाहिर अगर वो जो गुफ्तगू है, सतही गुफ्तगू या जो बैनर्स हाथों में होते हैं उनसे कतई नज़र अगर आप जाके बात करें, किसी संजीदा आदमी से बात करें, तो वो आपको बताते नहीं, असल में तो कुछ नारों की वजह से इसको गलत फहमी का शिकार कर दिया गया है। मतलब हम तो हुकूक निस्वा की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि औरत को हुकूक ही नहीं मिल रहे, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि फेमिनिज्म एक अलग चीज़ और हुकूक निस्वा एक अलग चीज़, ऐसा क्यों? आप देखिए, क्योंकि हुकूक निस्वा तो फेमिनिज्म पहले भी थे, ठीक है। अच्छा, फेमिनिज्म तो बाद में आया, फेमिनिज्म तो मजहब के मुकाबले में नहीं आया, ये भी कन्फ्यूजन लोगों की। मैंने जो बात की है कि फेमिनिज्म मॉडर्निटी के रिएक्शन में आया है, फेमिनिज्म मजहब के रिएक्शन में नहीं बना है। जब दुनिया, मैंने जो बताया कि यूरोप में जब मॉडर्निटी आ गई और लोगों ने मजहब को छोड़ दिया, चर्चों की कोई हैसियत नहीं रही, एक नई समझने के रास्ते बनने शुरू हो गए, नए समझने के लोगों ने तरह जिंदगी अपना ली है, कॉलोनाइज दुनिया होना शुरू हो गई, यूरोप में माल आना शुरू हो गया, इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। तो उस वक्त लोग मजहब पर थोड़े अमल कर रहे थे, इक्का दुक्का बहुत समझने के बहुत चंद लोग होंगे जो मजहबी भी होंगे, लेकिन आवाम इन जनरल तो समझने के मजहब बेदार थी। उस मजहब बेदारी के भी 200 साल बाद उस वक्त ख़वातीन का दावा हो गया, भाई तुमने तो हमारे साथ गेम कर दिए। पहले तो हम कम से कम जो है वो अपने घर में रहते थे, मियाँ में खिलाता पिलाता था, कुछ था, लेकिन तुमने हमें दिए धोखे वाले कि चलो तुम भी छोड़ो मजहब की पाबंदियाँ, आओ निकलो, बाहर निकलो, कमाओ, पढ़ो, सब कुछ करो। अब हम पढ़ लिख गए तो तुम मार्केट में हमें वो नहीं करो, तो तुमने हमें सिर्फ जो ना हल्के काम नहीं रखा हुआ है। तो लिहाजा वहां से फेमिनिज्म की तहरीक शुरू हुई। तो जो लोग ये बात कहते हैं हुकूक निस्वा, वो बेसिकली धोखा देते हैं। हम इसमें आगे आएंगे भी कि वो धोखा किस वजह देते हैं और क्यों देते हैं। इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो मैंने पूरी बात रखी ना कि यूरोप के अंदर जब मॉडर्निटी के अगेंस्ट उनकी तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त फेमिनिज्म यूरोसेंट्रिक थी, सिर्फ यूरोप के अंदर थी, ठीक है। अच्छा, उस वक्त हुआ ये कि अब समझ लें कि 19वीं सेंचुरी के बाद आप 20वीं सेंचुरी में दाखिल हो गए, ठीक है। 20वीं सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। मर्द समझ लें कि बल्कि आप बताते कि 8 करोड़ लोग इस जंग के अंदर हलाक हुए, और उसमें 2 करोड़ थे, दूसरी में 10 करोड़, मतलब लगभग 8 करोड़ के लगभग की फिगर आती है। उसमें से भी 77% समझ लीजिए मर्द थे, ठीक है। बल्कि फ्रांस के लोग बताते हैं कि ऐसे भी गांव रहे थे जहां पे एक मर्द बचा हुआ था। तो उस सिचुएशन के अंदर खवातीन को सिस्टम में कैप्चर करने का मौका ज्यादा मिल गया। तो उस समझ लें कि
60s 1950 और 60s के अंदर खवातीन जो है ना उनकी एक मूवमेंट शुरू हुई। और अच्छा उसमें भी इसमें एक और चीज ये हुई कि जब दुनिया, फिर हम दोबारा उस बात है, जब यूरोप तब्दील हो रहा था और दुनिया तब्दील हो रही थी, मगरब यूरोप प्लस अमेरिका तब्दील हो रहा था, तो इस तब्दीली के नतीजे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ठीक है, खवातीन नाराज थी, लेबर नाराज थी, मजदूर नाराज थे कि हमारी परसिक्यूशन हो रही है, तुम हमें जो ना हमें दबाते रहते हो और पैसा जो है ना वो सरमायादार खा रहा होता है। इसी तरह ब्लैक्स के ऊपर बहुत परसिक्यूशन हो रही थी, वो भी दबे हुए थे। तो लोगों ने देखा और उस वक्त की भी थिंकर्स ने देखा कि यार इस मॉडर्निटी से, जब हमने फ्रीडम की बात की, हमने इक्वालिटी की बात की, हमने प्रोग्रेस की बात की, इस चीज से, इस नजरिए से तो दुनिया में एक्सप्लोइटेशन ही बढ़ी, इसमें तो तरक्की हुई नहीं। हमने कहा था अमन होगा, 8 करोड़ बंदा मार दिया जंग में हमने। तो अब उसके बाद उन थिंकर्स ने फिर इस मॉडर्निज्म पर तनकीद शुरू की। और ये वो लोग नहीं थे जो समझ लें कि ये फिलोसफर्स थे जिन्होंने मॉडर्निज्म के ऊपर तनकीद शुरू की, उसका नाम दिया गया पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स ने जब क्रिटिक शुरू की इस मॉडर्निटी के ऊपर, अच्छा उस चक्कर में क्या हुआ, उसके बाद उस पोस्ट मॉडर्निज्म की तनकीद से बहुत सारे इज्म निकले। पहला इज्म बड़ा मशहूर मार्क्सिज्म, ये वहां से निकला, एनार्किज्म वहां से निकला, फेमिनिज्म वहां से निकला, स्ट्रक्चरलिज्म वहां से निकला, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब वहां से निकले। ये सारे वो इज्म्स हैं कि जो मॉडर्निटी की तनकीद के नतीजे के अंदर वेस्ट में ही उबल गए। और उस वक्त उनके थिंकर्स ने बहुत खतरनाक, मतलब अगर आप अभी भी हाबरमास को पढ़ें या अडोर्नो को पढ़ें, इन्होंने वेस्ट की मॉडर्निटी के ऊपर ऐसी खतरनाक क्रिटिक की है जिसको आप कहते थे इंपीरियल क्रिटिक। उन्होंने बताया कि जी किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को तबाह कर दिया है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत ही हार्ड क्रिटिक किया है। तो ये तो था एक समझने के एक जाविया। उस क्रिटिक को फेमिनिज्म ने कैरी किया और कैरी करने के बाद फिर उन्होंने अपना को मनज़्ज़ब किया। अच्छा, इसमें और स्ट्रगल शुरू की इसकी पर। यानी कि जो आपने इब्तिदाई बात की वो ये है कि एक्चुअल में मजहब बेजारी के नतीजे में फेमिनिज्म नहीं आया, बल्कि जो उन्होंने पोस्ट मॉडर्निटी जो शुरू हुई, मॉडर्निज्म जो आया, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया। अच्छा चलिए, हम कोई जो ये सर में जवाब उन लोगों के लिए जो मजहब को लेते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं था, अगर मजहब के बजाय तुम्हें यहाँ पे सेकुलरिज्म चाहिए तो सेकुलरिज्म तो टेक्निकल मसला है ना। मसला ये है कि जब हम मजहब बोलते हैं तो हम ईसाइयत को कोई कामिल चीज तो नहीं समझते हैं। ईसाइयत ने औरतों के साथ जुल्म तो किया होगा ना, वो तो इंसानों को नहीं बख्श रहे थे। यानी कि जब उन्होंने स्पेन फतह किया तो उसका सब तो जबरदस्ती जो का चर्च का जुल्म था वो कोई ढका छुपा तो नहीं है ना। तो वो ऐसा, यानी उस मजहब को हम इससे क्यों ये अलाइन कर रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि वो मजहब जो है उस वक्त की जो ईसाइयत थी वो शायद जिस तरह आज एक मजहब बेदार तबका पैदा हो गया है और वो इस्लाम के तालीमात के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है, तो इस तरह इससे पहले भी हुआ था, जिसको आप काउंटर कर रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो उनके अगेंस्ट में नहीं आए थे। लेकिन ईसाइयत ने जुल्म तो कर रखा होगा ना लोगों पर, यानी कि जो खवातीन पर या जो उनकी जारादारी थी मुख्तलिफ चीज़ों पे, ईसाइयत की, पॉप की, चर्च की। अच्छा, तो उसके नतीजे में बहुत सारी तहरीकात तो बर्पा हुई ना, और आज बिल्कुल ही यानी उस जमाने में खत्म हो गई ईसाइयत। कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं कि उनकी खुद साख्ता शरीयतें थी, ठीक है, चूंकि ज़ाहिर है हम तो क्रिश्चियनिटी को तो अक़ीदतन तो ज़ाहिर है उसको स्वागत करते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये मजहब से निकलने वाली चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। तो अगर किसी मजहब के अंदर कोई फॉल्ट होता है और तो ज़ाहिर है उसको ढाना ज़्यादा आसान होता है। प्रॉब्लम है कि क्रिश्चियनिटी के साथ भी यूरोप के अंदर प्रॉब्लम यही हुई कि यूरोप में चूंकि, अब हम जरा अलग से निकल जाएंगे, देखें क्रिश्चियनिटी के अंदर अकायद में प्रॉब्लम थे ना, तो उस यूरोप के अंदर जब लोगों ने अक़लियत को ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने बाइबल को उठा के देखा, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आती है, कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आती, इलॉजिकल महसूस नहीं, लिहाजा लोगों ने मजहब को इस तरीके से भी छोड़ा कि तुम जो है ना वो अपने, तुमने शरीयतें बनाई हुई हैं, तुमने अपने ही कानून नाफिज किए हुए। तो पोप बेसिकली ताकतवर हो गया था, ये भी वजह थी, ये लेकिन प्रॉब्लम है कि ये ओनली वजह नहीं थी। लेकिन मैं फिर उसी तरफ आऊंगा कि जब मॉडर्निटी आ गई तो मतलब तो खत्म हो गया, अब तो इजाजदारी किसकी, अब तो सेकुलर की हुकूमत। असल में तो सेकुलर की हुकूमत को 200 साल हो गए। मैं भी औरतों को इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि मजहब से बेजारी क्यों पैदा हुई, यानी ये एक अहम सवाल है ना। मजहब से बेजारी, उसका मतलब है कि एक्चुअल में उन्होंने जो इलाही मजहब था वो नहीं था ना, यानी कि जो इलाही तालीम था मतलब बहुत बुरी तरह था। और उन्होंने असल में अपने, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुमने अपने जो राहिब हैं, जो तुम्हारे रब्बीन हैं, उनको तुमने खुदा बना के रख लिया। ठीक है, तो ऐसे ही तरह उन्होंने, वो अपने आप को खुदा समझते भी थे और इसी तरह बिहेव करते थे, तो उसके अगेंस्ट में एक तहरीक पैदा हुई। भारत, अच्छा मैं वो बुरी थी ना, लेकिन हम तो सेकुलर से पूछते हैं, हम तो लिबरल से कहते हैं कि भाई अगर वो बुरी थी
तो तुम्हें तो 200 साल मिल गए ना, 16 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी लिया, 250 साल मिल गया तुम्हें। 250 साल के अंदर भी तुमने वो सिस्टम नहीं बना सके जिसमें तुम औरतों को सपोर्ट कर सको। तुम्हारी औरतें 250 साल बाद सेकुलर सिस्टम के अंदर भी निकल के बाहर रहेंगी, हमें एक्सपर्ट। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चले वो तो एक ऐसा मुआशरा था जहाँ पे इलाही तालीमात ही मौजूद नहीं, और हालांकि क्या बताऊँ, ये बात कहना कि उस मजहबी दौर के अंदर भी एक्सपेक्टेशन होती थी, ये भी कोई ज्यादा इतनी हदवी चीज नहीं है। ये भी वैसे ही बताई है कि मजहब जाबिर है, वो जितनी शद्दोमत से क्रिश्चियनिटी को अपोज करता है उतनी शद्दोमत से इस्लाम को भी अपोज करता है। तो आज की जो आपकी फेमिनिज्म है, मैं उस पे आ रहा हूँ, अभी आज की फेमिनिज्म पे वही बात कह रहे हैं जो उस वक्त क्रिश्चियनिटी के लिए बोलते थे कि जाबिर है। मैं इसको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्रिश्चियनिटी ने तो हकीकत में अपनी इजारादारी कायम की थी ना। और अगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमने भी इस्लाम के लिए मजहब का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल करना शुरू किया जब गोरा यहाँ हिंदुस्तान आ गया ना बरसगीर। उससे पहले तो दीन के लिए खास तौर पे मोहतज़ शाह देहलवी इन लोगों ने जो है वो दीन का लफ्ज इस्तेमाल, ये ना खुद मजहब और दीन दोनों अरबिक के अल्फाज हैं, लेकिन पूरे कुरान हदीस में कहीं मजहब का लफ्ज नहीं है इस्लाम के लिए, दीन का लफ्ज है, क्योंकि दीन इस्लामिक दीन है, अल्लाह ताला फरमाता है। वो उन्होंने ये टर्म यूज करना शुरू की क्योंकि ईसाइयत के लिए, यहूदियत के लिए, हिंदू मत के लिए वो मजहब यूज करते थे, तो उन्होंने इस्लाम के लिए भी मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखा देखिए हमने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमने उनकी इस बात को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कहीं जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने इस तरह का ईसाइयत की इजारादारी थी, पॉप की इजारादारी थी, इस तरह उन्होंने हमें बताना शुरू किया यार इसी तरह ना तुम्हारे इलाकों में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे जो मुसलमान अक्सरियत की आबादियां हैं वहाँ पर जो ताकतवर है ना वो तुम्हारा मौलवी है, तो ताकतवर है तुम्हारा मस्जिद है, वो मेंबर और मेहराब कंट्रोल करता है। तो जिस तरह हमने आज़ादी हासिल कर ली ना तुम भी इनसे आज़ादी हासिल कर लो। एग्जैक्टली उन्होंने कन्वे करना शुरू किया। पूरा वही पैटर्न है जो यूरोप में अप्लाई हुआ। ठीक है, लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि सर जब हमारे पास, उनके पास तो कुछ था ही नहीं ना, वो तो शाख नाजुक पे आशियाना खड़ा हुआ था ना, वो तो खोखला था। हमारे पास तो बहुत रिच वे, ऐसा नहीं है, नहीं मतलब शाख नाजुक से मुराद क्या है? क्रिश्चियनिटी यूरोप के अंदर बहुत मजबूत रही है टाइम के अंदर। नहीं वो मजबूत थी, वो उसकी बात नहीं कर रहा, उसका था कुछ नहीं, खोखलापन था ना अंदर। बाइबल एक खोखली किताब थी, उनके पास जिंदगी गुजारने का कोई ज़ाब्ता हयात नहीं था, वो कुछ रस्म और रवाज को उन्होंने पकड़ा हुआ था। लेकिन इस्लाम में तो हमारे पास एक भरपूर किस्म का ज़ाब्ता हयात मौजूद था जिसको लोग प्रैक्टिकली देख भी रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियों में उसके असरात भी थे, बरकतें भी थी। तो फिर यहाँ पर वो किस वक्त एंट्री, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ फेमिनिज्म की एंट्री किस टाइम पे हुई, यहाँ कब ये एहसास होना पैदा होना शुरू हुआ खवातीन को कि हमारे साथ भी मजहब ज्यादती कर रहा है, मतलब ये कब एहसास होना शुरू हुआ? देखिए एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक, इलेक्शन के टाइम पे हल्काबंदी जी जी। तो अभी अगर आप ये देखें कि भाई अगर आपने रेसिज्म के हवाले से बात करनी है तो आप किस हल्के के अंदर जाके बात करेंगे रेसिज्म के हवाले से? जाहिर है आप बात करेंगे उन जगह पे जहाँ पे काले होंगे, ब्लैक साइड होंगे। अच्छा, अगर आपने मार्क्सिज्म फैलाना है या उसकी बात करें तो आप कहाँ जाएंगे? आप उस जगह जाएंगे जहाँ पे लेबर ज्यादा है, ठीक है, मजदूर अपा ज्यादा है, वहां पे जाएंगे। और जब आपने फेमिनिज्म की बात करें तो आप उस जगह जाएंगे जहाँ पे यूजुअली खवातीन है। इनमें कॉमन क्या है तीनों चीजों में? ब्लैक्स में, लेबर में, और ये सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका कहलाता है माशरे का। तो मॉडर्निटी ने ये पिसे हुए तबके तैयार की, ठीक है, इसमें से खवातीन ने भी। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि इन तीनों के अंदर भी जिस शख्स ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बनाई वो उस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का था ही नहीं। इत्तेफाक से ब्लैक्स को जो सपोर्ट मिली वो कहाँ से मिली? ब्लैक को सपोर्ट मिली एक समझ लें कि एक इंग्लिश लॉर्ड से, ठीक है, जिसका नाम था पेन, ठीक है। अच्छा, पेन साहब थे, वो इंग्लिश लॉर्ड थे, बड़ा समझ लें कि उसका खानदान था। वो ब्लैक्स की प्रोसिक्यूशन के खिलाफ था, मालदार आदमी था, वो तंग भी करता था बहुत अपनी हुकूमत को, तो उस फैमिली की वजह से उसको कुछ कहते नहीं थे। तो उसको बोला गया तुम यूएस चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। वो अमेरिका गया, तो अमेरिका में ना उसको बहुत बड़ी सी जो है जगह दिखाई गई। तो उसने कहा ठीक है मैं जो है इस जगह पे रहूंगा और यहाँ पे अपना शहर बनाऊंगा। वो जगह कहलाई पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो पेंसिल्वेनिया कहते हैं वुड्स ऑफ पेन या पेन का जंगल, ठीक है। तो वो पेंसिल्वेनिया की जगह बनी, वहां पे उसने ये बात तय की हम जो है ना वो किसी भी तरीके की प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे और समझ लें कि जहाँ पे लोग हंसी खुशी रहेंगे और हम इकोनॉमिकली ब्लैक्स की जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। मतलब हम कारोबार के जरिए से और फाइनेंस के जरिए से उनको उनकी प्रोसिक्यूशन खत्म करेंगे या उनकी जो प्रॉब्लम हल करेंगे। वो एक समझ लें कि लॉर्ड था और बात कर रहा था किसकी? ब्लैक्स की बात कर रहा था। हालांकि वापस गया इंग्लैंड आया तो उसको मार दिया गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है? ब्लैक्स की है। आवाज कौन उठा रहा है? वो उठा रहा है गोरा, वो लॉर्ड, ठीक है। सेम फॉर लेबर। अब लेबर के लिए जो है वो
जिस बंदे ने उठाई आवाज सबसे ज्यादा वाइब्रेंट, मार्क्स तो चले टीचर था ना, कार्ल मार्क्स, लेकिन कार्ल मार्क्स का एक और साथी था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल। एंजल ने बेसिकली उठाया इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन आवाज किसकी उठाई? लेबर से। तो अब होता क्या, हमारे यहाँ लियारी वालों की आवाज अगर कोई डिफेंस का बंदा उठाता है तो हम ये नहीं बोलते कि डिफेंस में रहता है, हम कहते हैं यार जो भी है हमारी आवाज उठा रहा है। यानी जिस तरह मजदूरों की आवाज भुट्टो ने उठाई, यानी भुट्टो साहब क्या थे, इंग्लैंड के पढ़े हुए, उनकी अपना, और वो आम आदमी को बता रहे हैं मजदूरों के क्या तो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना, वो जो फेमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्रिएट जो हुई है ना, वो मर्दों की वजह से हुई। अच्छा, ठीक है, तो मर्दों ने ही औरतों को बताया कि आप हमारे आ रहे हैं। क्यों? सबसे पहला बंदा जो जिसने फेमिनिस्ट, बल्कि मैं शुरू में बात बता रहा था कि जब कभी भी कोई डिस्कोर्स, अच्छा होता क्या, फेमिनिज्म जो है ना वो यूजुअली एक आइडिया नहीं रहा, ठीक है, फेमिनिज्म एक तनाजुर बन गया है, ठीक है। होता क्या, सबसे पहले इंसान के दिमाग में आइडिया आता है, ठीक है, वो फिर मुख्तलिफ ख्यालात का मजमू बनता है, फिर वो एक नजरिया बन जाता है, और जब नजरिया बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, वो तनाजुर बन जाता है। तनाजुर होता है डेवलप्ड, वो अपने कंसिस्टिंग या समझ के अपने काउंटर पार्ट्स को या अपने वक्त के डिस्कोर्स को या नजरिए को शिकस्त देना शुरू होता है, उनको चैलेंज करता है। तो अभी फेमिनिज्म की जो हालत है ना, वो है डिस्कोर्स वाली, फेमिनिज्म में तनाजुर बन चुका है। तो अब करना क्या है कि अब फेमिनिज्म जब जब एक तनाजुर बन जाता है, एक आइडिया, तो होता क्या है कि उसके जो लोग होते हैं ना, वो अपने आइडिया को पास से कनेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, लोगों को मजीद इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ मुसलमानों में से काफी लोगों ने मार्क्सिज्म को सपोर्ट की, और उसकी उन्होंने एग्जाम्पल कहां तक ले गए, हज़रत अब्दुल गफ्फारी तक ले गए। अच्छा, मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहता था भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए होती है, तुम अपने घर के लिए जदोजहद करोगे, अपने घर के लिए कमाओगे, तुम्हारे घर के लिए कमाओगे, तो तुम दूसरे को एक्सप्लॉइट करोगे। मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें वो कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब हुकूमत के अंदर होना चाहिए। तो सही, अच्छा, अबू गफ्फारी के पास भी आता है, बड़े मुत्तकी साबित है वो, और जो है वो है उस्मान के जमाने के अंदर वो लोगों को समझाते रहे थे कि भाई नहीं पढ़ो उस दुनिया के और माल के चक्कर के अंदर, नहीं तुम अपनी जागीरों के चक्कर में पढ़ो। तो हालांकि लोग बहुत, उस वक्त लोगों को बुरा लगता था अब्दुल गफ्फारी की बातों को। हालांकि हमारे सलफ ने अब्दुल गफ्फारी को कभी कहा नहीं कि वो इस तरह के आइडिया वाले थे, वो तो कहते बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे, अल्लाह ताला के मुकर्रम बंदों में शामिल थे। लेकिन इस सदी में आके मुसलमानों ने उनको भी कहा जोड़ना शुरू किया कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडिया, मतलब ये उस वक्त के मार्क्सिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, तो ये बातें हुई। अच्छा, इसी तरह की बात फेमिनिज्म के हवाले से की एक बहुत मशहूर आयरिश प्ले राइटर है, उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक लड़की के बारे में बताया, 15वीं सेंचुरी की एक फ्रेंच लड़की है, उसका नाम है जॉन डियार्क। अच्छा, उसकी एक मूवी थी जॉन ऑफ अर्थ, मैं बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, उसका कुछ सर पर समझ नहीं आता मुझे। अच्छा, वो एक छोटी सी बच्ची है, वो जंग लड़ रही है, जंग लड़ते 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 उसने बहुत सारी जगह जनाब आजाद के लिए जंग जीत थी, फिर आखिर में उसको मार दिया। ये मेरे ध्यान में था। लेकिन जब मैं जॉन ऑफ अर्क के बारे में अब जाके पढ़ा कि भाई वो था गया, तो जॉन डियार्क बेसिकली एक कैथलिक लड़की थी, सही है, 13 साल लड़की थी। उस 13 साल लड़की को उसका क्लेम ये था कि हजरत ईसा मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे कुछ अहकामात देते हैं, लिहाजा मैं जो हूँ वो रिफॉर्मिस्ट, जितने भी मजहबी रिफॉर्मिस्ट हैं जो मजहब में रिफॉर्मेशन चाह रहे हैं, उनके खिलाफ में जिहाद करूंगी। अच्छा, हुआ क्या, फ्रांस के बहुत इलाकों में जो है ना वो इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ था, तो और इंग्लैंड जो थे वो समझने के प्रोटेस्टेंट थे और ये कैथलिक थी। तो इसने जद्दोजहद करके इंग्लैंड से बहुत सारे इलाके लिए, ठीक है। जब ये 17 साल की हुई तो इसने रिक्वेस्ट की मुझे आप किंग के पास लेके जाएं ताकि मैं किंग को थोड़ा बताऊं। वो उस वक्त थे किंग चार्ल्स 7। उसने आगे उसको पिच किया कि भाई मेरे पास ईसा आते हैं, मुझे बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लिहाजा वो 17 साल की लड़की है, उसकी जो तलवार है वो इतनी भारी है कि उसको कोई आमद मद नहीं उठा सकता। अच्छा, वो एक रिलीजियस एंटिटी है, ठीक है, वो एक मजहबी शख्सियत है। उसको बाद में 1960 के अंदर उसको सेंट का खिताब दिया। अच्छा, ठीक है, जब फेमिनिस्ट तहरीक मजबूत हुई यहाँ पे, उन्होंने बोला ये सेंट है हमारी। उस लड़की ने सबसे पहली जंग लड़ी 11 लोगों के साथ और एक किला फतह किया जहां पे 200 समझ लेंगे इंग्लिश सोल्जर्स थे, वो उसने किला फतह कर लिया। फिर कौ किला फतह किया उसने जिसमें उसके साथ 200 लोग थे, उसने 1000 लोगों के मुकाबले में जाके किला फतह कर लिया। तो वो बहुत ही समझ ले के एक स्ट्रॉन्ग मजहबी शख्सियत थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर इंग्लैंड का और फ्रांस का किसी इलाके के अंदर इलाक हो गया, वहां पे उस बर्गंडियंस बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने उस लड़की को जॉन डी आर्क को विच क्राफ्ट कह के कि ये जादूगरनी है, ये कह के उसको समझ ले गिरफ्तार करवा, उसको जला दिया बच्ची। वो 19 साल की उम्र थी उसकी, उसको जला दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि शी वॉज द फेमिनिस्ट, मतलब वो फेमिनिस्ट आइकन है हमारे लिए। तो उसने क्या किया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने पास से, जब फेमिनिज्म का तस्वर भी नहीं था, उसने वहां से एक मिसाल निकाली, उसको बोल दिया ये हमारी फेमिनिस्ट थी। वो फेमिनिस्ट आइडिया को, हालांकि वो क्या थी,
वो प्योर मजहब, वो बाइबल की तनफीज के लिए लड़ रही थी, वो बाइबल को नाफिज करने के लिए लड़ रही थी, और वो उस दौर के अपने मॉडर्निस्टों के खिलाफ थी कि भाई तुम जो छेड़छाड़ चाह रहे हो ना बाइबल के अंदर, ये नहीं करने देंगे, हम बिल्कुल प्योर इस पर बात करें। ठीक है, वो सही गलत उसकी अलग बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने पास से एग्जाम्पल निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे आज के दौर में हमारे आता है ना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एग्जाम्पल हमारे में निकलना शुरू कर दी। हज़रत खदीजा की एग्जाम्पल आती है कि हज़रत खदीजा ना बहुत बड़ी अमीर खातून थी, लिहाजा हम सबको लाइसेंस मिल जाता है कि हम भी जो है ना वो 9 to 5 कमाएं और सब कुछ करें। बहरहाल इस पर हम बात थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये हमारे भी होना शुरू हो गया। तो इस चक्कर में जो है ना वो आता वो ये बात कहते हैं ना आपके हमारे यहाँ कहाँ से आई जी। अच्छा, यूरोप के अंदर यूजुअली जब हमने शुरू में बात की कि मॉडर्निज्म से जो है ना वो ये बात शुरू। अच्छा, मॉडर्निज्म ने जो है ना जब ये एनलाइटमेंट आ रही थी तो मॉडर्निज्म ने बहुत सारी चीजें खत्म की, लेकिन फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बोला फैमिली ऐसा इदारा है कि जिसको हम टाइम टू टाइम चेंज कर लें या कन्वर्ट कर लें, हम फौरन से ब्रेक नहीं कर सकते। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो सदियों से चलती आ रही थी, मतलब उन्होंने बोला 3 चीजें हैं, फैमिली, फ्यूनरल और वर्शिप। ये 3 चीजें हैं जो सदियों से आती है, मतलब प्री जुडाइक टाइम से लोग कर रहे हैं ये चीज। तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल चीज नहीं है, लोग बहुत अरसे करते हैं, लिहाजा हम फैमिली को नहीं छेड़ते, हम फ्यूनरल को नहीं छेड़ते। मतलब आज भी एथियस्ट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने बाप को मरते तो क्या वो डजन फेंक के आए थे, वो जाहिर है वो फ्यूनरल फॉलो करते हैं इस तरीके। अच्छा, उन्होंने वर्शिप को कहा गया, वर्शिप जो है ना चूंकि हमारी अकल में नहीं आई थी वर्शिप को हम ज्यादा अहमियत ही नहीं, तो फैमिली को और फ्यूनरल को उन्होंने नहीं किया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि फैमिली को उन्होंने रीडिफाइन कर दिया, फैमिली की शक्ल तब्दील हो गई। तो उस नतीजे में क्या हुआ, औरतें जो ना वो नाराज हुई, लेबर नाराज हो गया, और आपका पूरा माशरा सोसाइटी के तौर पे नाराज होना शुरू हो गया। जो पिछले दबे थे, कुछ लोग कमा रहे थे, कुछ लोग नहीं कमा रहे थे। तो इस चक्कर में आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए, आपने रियासत का इंस्टीट्यूशन बनाया, आपने समझ लें कि ब्यूरोक्रेसी आपने तरतीब दी, आपने स्टेट को मजीद पावरफुल किया। तो यूरोप के अंदर उन फेमिनिस्टों को अपने पावर इंस्टीट्यूशन से खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की। ठीक है, वो स्ट्रगल जब उस स्ट्रगल में वो थोड़ी कामयाबी मिलती गई तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंक्रीज करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। वो वहां से निकल के लैटिन अमेरिका गई, अफ्रीका की प्रोसिक्यूशन दी। ठीक है, तो हुआ है कि इनको यूरोप के अंदर भी जो ब्लैक्स थे, जो समझ लें कि गुलाम बना के लाए गए थे, उनको वो भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। इन्होंने अभी मैं रेडिकल फेमिनिज्म पे आऊंगा, सबसे ज्यादा जो वाइब्रेंट फेमिनिज्म था ना वो रेडिकल फेमिनिज्म था, जो जिस समझ लें कि बहुत अच्छा। रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है कि आप एस्टैब्लिश डिस्कोर्स के खिलाफ जदोजहद करें। ठीक है, एक एस्टैब्लिश बयानी है उसके खिलाफ जैसे बोल रहा है रेडिकल इस्लामिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो एस्टैब्लिश हुकूमत के या बयानी के या नजरिए के या सिस्टम के खिलाफ है। ठीक है, तो उस वक्त भी रेडिकल फेमिनिस्ट वो थे कि जो उस वक्त के एस्टैब्लिश सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे, और वो हर तरह के अच्छे काम कर रहे थे। अच्छा, अच्छे काम क्या थे, उनके अच्छे काम की बगायदा मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई है। मतलब वो कहते ये थे, अच्छा उन्होंने किया है कि उन्होंने अपने आप को ना गेटोस के अंदर, अच्छा ये मैं तफसील से बता रहा हूँ कि इसके बाद आप अगर मैं उसको कनेक्ट करेंगे ना कि हमारे यहाँ मजहब क्यों आ गया, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्यों आ गया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करें कि हम रहेंगे गेटोस के अंदर, हम रहेंगे अलग अलग इलाकों में। ठीक है, हम मर्दों के साथ नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मर्दों को बोला क्यों नहीं रहेंगे मर्द, उन्होंने बोला मर्द जो ना वो है सेक्सुअल प्रेडेटर है, एक जिनसी दरिंदा है। ये रेडिकल फेमिनिस्टों का सबसे बुनियादी चीज थी कि मर्द कौन है, वो सेक्सुअल प्रेडेटर है। ये बात कब हो रही है, जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई है और यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर एक रेडिकल फेमिनिज्म की तहरीक स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर आप अभी जाके देखें गूगल के अंदर तो आपको नजर आएगी किस तरह के लोग देते थे लोग। तो उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने बोला मर्द एक सेक्सुअल प्रेडेटर है। और मसला ये नहीं है कि अच्छा इस पे, और प्रॉब्लम भी इस स्पीशी के अंदर प्रॉब्लम है, इस स्पीशी का प्रॉब्लम यही है कि भाई ये पावरफुल, इसको अथॉरिटी चाहिए होती है, ये अथॉरिटेटिव है, एग्रेसिव है, तो लिहाजा इसके साथ तो रहना हमारे लिए माल है भाई। तो हम एक काम करेंगे, हम गेटों में रहेंगे, हम अलग अलग जगह पे रहेंगे, हम घरों से निकल जाएंगे, ये एक नंबर के जालिम किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा हम गेटों में आएंगे। फिर कुछ ने बोला भाई एक काम करो, ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, दुनिया के आधे हिस्से में मर्द रहेंगे, आधे हिस्से में औरतें रहेंगी, ये इनका मसला। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, होता क्या था, इन्होंने प्रपोजल बहुत सी चीजें प्रपोज की। उन्होंने बोला सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए। जब सेम सेक्स मैरिज क्यों होगी भाई, इसलिए होगी कि अब इनके पास जो ख्वातीन आई, ज़ाहिर उसमें बहुत सारी ख्वातीन ऐसी भी थी जो गुड लुकिंग थी, ठीक है, अच्छी दिखती थी, और उनकी अपने मियाँ से प्रॉब्लम भी नहीं होंगे ये वाले, या उस वक्त के दौर में अगर उनका रिलेशनशिप होगा उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उनके साथ रहना चाहती होंगी, घूमना चाहती होंगी, वो अच्छे होंगे। तो उन्होंने बोला भाई ये लोग तो चले जाएंगे हमारे पास तो हाथों से, तो इसका मतलब है कि सेम सेक्स मैरिज को भी हम अलाउ कर रहे हैं।
औरत औरत शादी कर ले, मर्द शादी कर ले, तो वो है कि हमें वर्क फोर्स मिलते रहेगी। अगर मर्द ही आपस में शादी करते रहेंगे तो हमारे पास औरतों की जगह एक बनती रहेगी। तो वो बेसिकली उनका हर आइडिया किस चीज के लिए था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक्सपेंड करने के लिए था। हर ऐसा आइडिया दो सोसाइटी के लिए जो एक्सपेंड करे। अच्छा जी, अच्छा भाई बच्चे कैसे होंगे भाई, तो बच्चों के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, भाई टेस्ट ट्यूब बेबीज हो जाएंगे, या बाद में कॉन्सेप्ट सर्विसिंग आ गया, तो हम इस तरह बच्चे कर लेंगे। अच्छा, उसमें उन्होंने ना जो लोग जो औरतें ये बात कहती थी कि यार हमें आपकी ना बातें सुन, आप बहुत थोड़ी सख्त हुई, हमारे मर्द तो है ही नहीं अच्छे, बिल्कुल अच्छे मर्द कुछ नहीं कहते और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर प्रॉब्लम नहीं है ना तो हो जाएगी, तुम्हारा मर्द अगर अच्छा है, या आपके बाप आपको कुछ नहीं करते, या आपका भाई कुछ नहीं करता, तो कभी ना कभी तो करेगा ना, या तुम्हें नहीं करता किसी को तो करता होगा। तो ये भी बात उन्होंने लोगों के दिमाग में शुरू की। उन्होंने एक टर्म निकाली, उसको बोलते हैं फेटिशिज्म या फेटिशिज्म। अच्छा, फेटिशिज्म टर्म जो है ना वो है कार्ल मार्क्स की। अच्छा, मार्क्स चूंकि कैपिटलिज्म के खिलाफ था, तो मार्क्स कहता कि भाई इंसान जो है ना वो अपने आप को प्रोडक्ट से जोड़ लेता है। मतलब ये माइक वो अच्छा माइक है और मैं माइक की तारीफ किए जा रहा हूँ, लेकिन इस माइक को बनाने में जो लेबर लगा है ना पीछे, जो जला है, जो जख्म खाई है, उसको मैं भूल जाता हूँ। तो हमने प्रोडक्ट से एक ऐसी चीज, ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मैंने इसको अपने जूस को ऐसा समझ लिया, अपने जिस्म को ऐसा समझ लिया। कोई भी चीज होती है, इंसान का मोबाइल होता है, अच्छा अंगूठी इंसान की होती है, उसको पसंद होती है, घड़ी बड़ी पसंद होती है, आजकल मोबाइल पसंद है। तो हम मोबाइल के मामले में अगर अपने इसको जूस कैसा समझते हैं, अपने जिस्म को ऐसा समझते हैं, तो हम फेटिशिज्म का शिकार। तो उन औरतों ने मार्क्स के फेटिशिज्म को उठाया और बोला तुम फेटिशिज्म का शिकार हो। अमेरिका के अंदर बीच का ड्रेस कोड होता था, ठीक है। अच्छा, मर्द के लिए था कि मर्द जो है ना निकर पहन सकता, जो करता है, खवातीन के लिए भी ड्रेस कोड का वो था। तो जब वो जाके खवातीन, अच्छा होता क्या था कि जब खवातीन कभी जाती थी छोटे कपड़े पहनकर, तो उनको वहां की खवातीन ही आके आना शुरू होती थी, भाई इनको आप वो करें, क्या कहते हैं, फाइन करें। तो फाइन करती, जब फाइन करती थी उनको, तो फिर ये पहुंचती थी वहीं पे कि जी फाइन क्यों हो रहा है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तुम स्टेट जो है ना वो अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो रूल को तोड़ दिया। उनका रूल, अच्छा रूल्स पे आप इतने चल रहे हैं। तो इतनी तेज थी रेडिकल फेमिनिस्ट, उन्होंने देखा भाई क्या कौन कौन से रूल्स बने हुए जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे रूल्स जो नहीं बने हुए। तो उन्होंने बनाना मुजाहिद शुरू कर दिए अमेरिका के अंदर। उस चक्कर में रियासत को कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इसका कानून ही नहीं था कि भाई अच्छा होता क्या था, पकड़ के लेके गए उसको पुलिस वाले, जज ने बोला भाई इनको कपड़े बना के भेजो वापस, यार हम क्या करें जब कानून ही इस पर तुम क्या रिएक्ट करें। तो रेडिकल फेमिनिस्ट इस तरह काम करते थे किसी भी तरीके से अपने इश्यूज को। तो ये हर प्रोसिक्यूशन के टाइम पे वो समझ लेके पहुंचे थे। अब हुआ क्या, उनकी जब इस चीज को देखा लोगों ने, तो अच्छा शुरू में मार्केट ने रेडिकल फेमिनिस्टों की चीजों को बाय नहीं किया। उन्होंने बोला यार ये बहुत ही अजीब किस्म के लोग, मतलब जो गेटो बने हुए थे ना, वहां पे लड़के आगे ना उनको आवाजें कसते थे, मारते थे आके, और अगर वो भी खवातीन किसी मर्द को पकड़ लेती थी उसको कूट दिया करती थी। अच्छा, छेड़छाड़ करने आया हुआ, तो उस तरह की उस वक्त भी चलती थी कहानी। तो इन्होंने क्या, अच्छा जब इन्होंने ये अपनी बॉडी एक्सपोजिशन शुरू की ना, कि बनाना मुजाहरे शुरू किए और इस तरह की उल्टी पटांग हरकतें शुरू की, तो उस वक्त फिर मीडिया इंडस्ट्री उनको बाय करना शुरू। मतलब समझ लें कि अमेरिका एक इस तरह कंजर्वेटिव माशरा था कि वहां पे मीडिया के अंदर भी एक बड़ा पॉप सिंगर गुजरा, उनका उसका नाम था एल्विस प्रेस्ले। वो एक सिंगर भी था और वो डांस भी करता था ना। अच्छा, अब वो डांस ऐसा करता था कि उसकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा वल्गर होती थी। तो अमेरिकन नेशनल टेलीविजन के अंदर उसकी शक्ल दिखाई जाती थी, उसकी बॉडी दिखाई जाती थी। तो होता क्या था कि अच्छा ये वहां पहुंच गई कि आप सेंसरशिप क्यों कर रहे हैं, आप उसके फ्रीडम के खिलाफ सेंसरशिप कर रहे हैं, तो लिहाजा हम सेंसरशिप के खिलाफ भी मुजाहरे करेंगे। तो अब जब सेक्स इंडस्ट्री ने या एडल्ट इंडस्ट्री ने या फैशन इंडस्ट्री ने देखा कि भाई ये लोग तो इतने कंजर्वेटिव अमेरिकन माशरे के अंदर इस तरह के लोग बिल्कुल अन अमेरिकन तरजीह चल रहे हैं यार, लिहाजा हमारी तो इनको हम सपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा फैशन इंडस्ट्री ने और उड़ पड़ा जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन सब ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उनके इंटरव्यू शुरू किए, सब कुछ किया। तो वहां से ये इनको कैरी किसने किया, इनका आइडिया था, वो आइडिया थोड़ा समझ लें कि इतना अब जो काम करना था वो कर चुके थे। सही है। अब इनको किसने ले लिया, इनको ले लिया मीडिया इंडस्ट्री ने। मीडिया इंडस्ट्री ने इनको फैलाया। अच्छा, शुरू में ये थी बड़ी काबिल किस्म की औरतें, अच्छी घरानों की औरतें थी, गोरी थी और वाइट थी और समझ लीजिए पैसे वाली थी और पढ़ी लिखी भी थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हुआ क्या, हमारे यहाँ खवातीन जो है ना वो ज्यादा शादी करके चले जाती हैं, तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाना है। तो इन्होंने किसको खिलाफ किसके हक में चले गए, ये चले गए ब्लैक्स हक में कि भाई कालों को ना बड़ी परसिक्यूट किया जाता है, लिहाजा हम जो ना वो ब्लैक्स का सपोर्ट करेंगे। उस चक्कर में क्या हुआ, ब्लैक्स इनके बाद आ गए। अच्छा, चूंकि वो परसिक्यूट हो रहे थे, गरीब थे, खाना पीने को मिलता नहीं था, उनको मारा जाता था, लिहाजा उनके मियाँ खुद छोड़ने आते थे उनको, भाई इनको रखो अपने गेटोज में, खिलाओ पिलाओ। अच्छा, ब्लैक वुमेन बहुत ही मजबूत थी, बड़ी समझ ताकत होती थी और जुल्म भी सहा होते उन्होंने। तो वो बहुत समझ लें कि खतरनाक तरीके से रेडिकल फेमिनिज्म को उन्होंने कैरी आउट किया और उस वजह से रेडिकल फेमिनिज्म कहां तक पहुंचा, अफ्रीका तक भी पहुंच गया।
ठीक है। सही है। और उस चक्कर में उन्होंने होमोसेक्सुअल्स को भी सपोर्ट करना शुरू किया। सही। भाई इनके जरिए से भी जो है ना वो हमारी अगर वो बढ़ती है तो बढ़ते। तो हुआ क्या कि यूरोप के अंदर जो इदारे मजबूत थे उन्होंने उन इदारों को डिस्पर्स करना शुरू किया। लॉ मजबूत था, लॉ को तोड़ना शुरू किया। फैमिली तो डिस्पर्स हो ही चुकी थी, फैमिली का मसला था ही नहीं, लेकिन जो जो मजबूत चीजें थी उन्होंने उनको तोड़ना शुरू किया। रियासत के खिलाफ खड़े हो गए वो लोग, स्टेट के खिलाफ, स्टेट के कानून है उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो वेस्ट के अंदर या मॉडर्निटी जहां जहां मजबूत हो चुकी थी वो वहां पे किसके खिलाफ गए? उनके स्टैब्लिश सिस्टम्स या स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। सही है। अब जब ये निकल के बाहर आए, हम्म इंडिया में आए, हम्म अरब वर्ल्ड के अंदर गए, तो यहाँ पे मॉडर्निटी के उतने असरात नहीं आए हुए थे। क्यों? ठीक। क्योंकि मॉडर्निटी का असर सिर्फ यूरोप तक रहा है, अमेरिका तक रहा है, बाद में आहिस्ता आना शुरू हुए। तो उस वक्त तक हमारे इलाकों में क्या चीज मजबूत थी? हमारा फैमिली मजबूत थी, हमारा रिलीजन बहुत मजबूत था, हमारी फैमिली कंजर्वेटिव थी। तो वो चीज इस इलाके के अंदर कि जिसने खवातीन को रोका हुआ है ना, काबू किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे आके उस चीज के ऊपर अटैक शुरू अच्छा, किया। आप ये उसकी वजह बनी थी, ये वजह बनी कि हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्यों ये रिलीजन के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के ऊपर और उसके ऊपर ज्यादा शब्दमत से बात करते हैं, इसलिए कि भाई यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स या यूनाइटिंग फोर्स फैमिली की हुई है। वहां पे समझने के उनकी आजादी के खिलाफ रियासत थी, उनकी आजादी के खिलाफ लॉ था, उनकी आजादी के खिलाफ मर्द थे, उनकी आजादी के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथ है, तो वो उसके खिलाफ लगी हुई थी। पाकिस्तान के अंदर वुमेन की आजादी के खिलाफ मजहब है, पाकिस्तान में उनकी आजादी के खिलाफ फैमिली है, ट्रेडिशन है, तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर वो उस ट्रेडिशन को। अच्छा, आप जब ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ आज़ादी के खिलाफ रियासत थी और यहाँ आज़ादी के खिलाफ मजहब है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की ख़वातीन जो आज़ादी चाहती थी वो तो उनका तो मजहब भी लाजिम बात है, उस तरह रियासत जो भी उनके साथ कर रही होगी। यहाँ तो हम जब बात करते हैं तो दीन तो खुद एक, इस्लाम तो खुद एक मॉडर्निज्म की शक्ल है ना। इस सेंस में हम बात करते हैं कि जिस माहौल में इस्लाम पेश किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, उस वक्त तो एक जाहिलियत थी। और इस्लाम जो पेश हुआ उसके नतीजे में औरतों को इज्जत मिलना शुरू हुई, औरतों को बात करने की आज़ादी मिलना शुरू हुई, औरतों को उनके हक मिलना शुरू हुआ। तो यहाँ ये वाला मामला दरपेश नहीं था कि यहाँ पर तो औरतों को पहले ही बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी बहुत सारे मामलात में, तो फिर यहाँ पे क्यों अडॉप्ट होना शुरू हो गया ये फेमिनिज्म का कल्चर, ये फेमिनिज्म का नज़रिया, जबकि पहले ही ख़वातीन को इतनी आज़ादी मिली हुई थी। यानी दीन तो आपका हर तरह से उनको इस बात की आज़ादी दे रहा है कि भाई इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है ना। ये इस्लाम ने तो ये भी बताया। आपने भी जिक्र कर रहे थे आप जगहों के, यानी कि उनकी ख़वातीन पूरे मर्द रह गए, एक मर्द रह गया पूरे फ्रांस के अंदर जंग अज़ीम दोम के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में। तो हम पढ़ते हैं कि गज़ा औज में पूरे जब लोग एक तरफ हो गए तो देखा कि अचानक एक खातून नज़र आती हैं और वो सफ़ों की सफ़े काट देती हैं, और अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं मैं जहाँ देखता था मुझे उम्मे अम्मारा नज़र आती। तो इसका मतलब है कि ख़वातीन तो इस्लाम ने उनको इस हद तक इम्पावर कर दिया था कि वो तलवारबाजी, वो घोड़े पे बैठ के भी तलवारबाजी करना जानती थी, और उनके विरासत में भी हिस्से थे। अगर वो कहीं देखती थी मर्द कमज़ोर हो रहे हैं तो उनकी सपोर्ट के लिए फ़ौरन निकल के आ जाया करती थी। तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई, ये जो आप आज़ादी के टर्म यूज़ कर रहे हैं मैं उस पर पूछना चाह रहा हूँ कि ये आज़ादी उनको क्यों आज़ादी की नीड थी? इस्लाम तो ऑलरेडी इतनी आज़ादी दे चुका है ख़वातीन को। अच्छा, आपकी आज़ादी की बात आपने इसमें दो चीजें कही। आपने कहा कि इस्लाम मॉडर्निज्म की तरफ आया था, ये आपने कुछ, मैंने कहा वो जिन हालात में था उसमें इस्लाम ने एक मॉडर्न अंदाज में किया। असल में मॉडर्निज्म बोलते हैं कि पहले आप एक दकियानूसी जिंदगी थी, अब आप मॉडर्न हो गए। तो दकियानूसी तो इस्लाम से पहले वाली हुई ना, इस्लाम से पहले वाली दकियानूसी हुई ना, इस्लाम को दकियानूसी तो नहीं कहेंगे ना आप। जो दुनिया ने जब मॉडर्निज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसने मजहब को दकियानूस बोला ना, वो कुछ भी बोले। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखें इसको ना हम भी थोड़ी बहुत जो है इस मामले में जो ना वो हमें इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि हम कभी भी आज की जदीद इस्तिलाहात को अपने पास से मत जुड़ा करें। इसमें एक मेरा सवाल आ रहा था, बीच में गुफ्तगू में रह गया। मैं आपसे जब आप ये बात कर रहे थे ना कि हमारे पास से हम जोड़ते हैं, तो मैं सोच रहा था कि यानी इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम भी तो बार बार मजहब को ईसाइयत से जोड़े जा रहे हैं। मतलब हम कार्ल मार्क्स को जब बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि असल में उनको मजहब को हुआ था इसलिए हमारे मजहब में भी हो गया, क्योंकि वो मजहब के खिलाफ थे तो हमारे यहाँ भी मजहब के खिलाफ निकला, क्योंकि वो चर्च के खिलाफ थे इसलिए हम भी मस्जिद के खिलाफ होगा, वो पॉप के खिलाफ थे इसलिए हम भी मौलवी साहब के खिलाफ होगा। मतलब हम अपनी चीज को उनके पास से क्यों जोड़ा जा रहे हैं? मतलब इसको ये क्यों कर रहे हैं? मैं बेसिकली ना ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मॉडर्निटी जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं आई थी। ठीक है, मॉडर्निटी हर तरीके की रिलीजन के खिलाफ आई थी।
मॉडर्निटी ने आके हर किस्म की खुदाई दावे को मुस्तरद कर दिया, बल्कि हर किस्म की इलाहियत को मुस्तरद कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, ऐसा नहीं। मॉडर्निटी ने लोगों को वो जहन दिया कि जो जहन वर्क करे किसी भी तरह की मजहबी कैदोबंद के बाहर, वहां सोचा आगे। ठीक है, उस वक्त यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी मजहब था, उसका शिकार हो गया। आज इस्लाम शिकार है भाई, आज मॉडर्निटी का शिकार इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी तो आपको नहीं मिलती यूरोप में कहीं भी, बची बिची क्रिश्चियनिटी वो अमेरिका के अंदर मिलती है आपको। वो चूंकि माशरा इस वजह से बचा हुआ है कि अमेरिका के अंदर क्रिश्चियनिटी स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आई, यूरोप के अंदर आ गई थी। जब यूरोप के अंदर स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आई तो स्टेट ने जो ना वो समझ लें कि पूरी क्रिश्चियनिटी ही खत्म हो गई स्टेट से मुकाबले चक्कर में। अमेरिका के अंदर स्टेट क्रिश्चियनिटी जो है स्टेट के मुकाबले में नहीं आती। वो अब होता क्या, अभी भी जो आप देखें अमेरिका के अंदर, ठीक है बहुत ज्यादा ही बुरी सूरत हाल है कंजर्वेटिव की वहां पे, वो भी बिल्कुल लिबरल हो चुके हैं, लेकिन कंजर्वेटिव माशरे फिर भी समझ लें, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, वो कहते हैं भाई कंजर्वेटिव जो है वो वैल्यू को समझ लें कि अहमियत देते हैं, लिहाजा हम लिबरल्स को नहीं देंगे, हम डेमोक्रेट्स को बटन देंगे। जो फैमिली सिस्टम है उसको सबसे पहले इन्होंने, यानी जो मॉडर्निटी है वो अटैक करती है मजहब को, चाहे वो कोई भी हो, और उसमें लाज़मी बात है जो भी उसकी ज़ेर असर आ जाता है तो अल्टीमेट वो फैमिली सिस्टम या उसका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो आप इस सेंस में कह रहे थे कि वो पिछले यानी चाहे वो ईसाइयत हो जो कमज़ोर तरीन मज़हब था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, या इस्लाम हो कि जो एक मजबूत बुनियादें रखता है, लेकिन उसके बावजूद उसको भी वो हिट करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो हमारी बात ये हो रही थी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ क्यों इनके जहन में ये सारी गुफ्तगू ख़वातीन के दिल दिमाग में चलना शुरू हो गई। इस्लाम के खिलाफ नहीं, असल में जिन जगहों पे मॉडर्निटी नहीं पहुंची वो जगह थी जहाँ पे इस्लाम था। ठीक है, इस्लाम मॉडर्निटी शुरू हुई यूरोप से, ठीक है, अमेरिका से, और जब वहाँ से फैलना शुरू हुई तो उनको वो जगह मिली कि जहाँ पे इस्लाम है। वो ज़्यादा इस अफ्रीका गई, अफ्रीका से ऊपर अरब वर्ल्ड के अंदर आई, ऑटोमन के अंदर गई, फिर जहाँ पे समझ लें कि हमारे इस तरफ आई ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो सारा पूरा समझ लें कि बड़े सगीर की जो पूरी एक हिस्ट्री रही जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके जो है ना वो वसाइल लिए और वसाइल लेके वो चले गए। तो वो जो वसाइल लेके जा रहे थे, तो वसाइल लेके जब जाके यूरोप में जा रहे थे तो यूरोप फल फूल रहा था, और वहाँ पे फल फूल रहा था तो वहाँ पे जो परसिक्यूशन किसी वो ख़वातीन की परसिक्यूशन हो रही थी, और कुछ कम लोग ही रहते, स्टेट कमा रही थी, लोग कमा रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कमा रहे थे, ख़वातीन उनको नहीं मिल रहा था। सही है। तो वो कहती थी कि तुम मर्द हो, तुमने शुरू में बात इंसानों की कि इंसान को हम जो है ना वो प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन तुमने किया काम मर्दों के लिए, तुमने हमें कुछ नहीं दिया। वो जो मैं बात करता ना, क्या कहते हैं, जब ये ख़वातीन को समझा रही थी फैमिली सिस्टम के बारे में कि तुम्हारी फैमिली इस तरह की हो सकती है, तुम्हारा बाप जो है वो अगर तुम्हें मारता नहीं है या मियाँ तुम्हारा मारता नहीं है तो किसी न किसी दिन मारना शुरू हो जाएगा, और अभी तुम्हें नहीं मारता तो शायद किसी और को मारता होगा, भाग से वो मारता होगा, या तुम्हें बाद में मारना शुरू हो जाए। तो लोगों ने इस पे रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, इंसान के दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। सही है। भाई अगर आप मुझे बोले भाई कि आपके अब्बा ने मतलब कोई भी कहानी बना दे सर, तो आपके दिमाग में सवाल फट तो आएगा यार, गलत बात सही नहीं की है, लेकिन गुस्सा आपको आएगा, लेकिन आप सोचेंगे यार तो वो पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने मिक्स एग्जाम्पल देना शुरू किया। उन्होंने बोला भाई देखो तुम जो ना वो फटिशिज्म का शिकार हो, तुम जो ना अपने आप को तुमने बिला ज़रूरत या एक फजूल की चीज़ के साथ तुमने अपने आप को जोड़ लिया है। तुम्हारी मिसाल उस हाथी कैसी है कि जब वो बच्चा होता है तो उसका पैर चेन से बांध दिया जाता है। वो एग्जाम्पल दे देता है ये वाली। अच्छा, एग्जाम्पल दे देते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बेड़ियां पड़ी हुई है जिस तरह हाथी को सुधाया जाता है। उसको सिखा दिया, उसका चेन लगी हुई है, तो वो हाथी जब शुरू में जब चेन खींचता है तो वो नहीं खींच पाता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है और उसके अंदर जान भी होती है कि वो खींचकर टूट जाएगा, लेकिन चूंकि जहन उसका बैठ चुका होता है कि मैं नहीं तोड़ सकता, तो वो ये शैकल्स नहीं तोड़ता। तो तुम भी यही हो, तुम्हारे भी शुरू के अंदर वो चेन बांध दी गई है, लिहाजा तुम भी शैकल नहीं तोड़ सकती। एक और एग्जाम्पल दे देते वो मेंढक की, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है वो मेंढक की। कहते हैं मेंढक जो है उसको आप अगर बॉइलिंग वाटर में डालें तो मेंढक जो है ना वो 80 फ्रॉग सिंड्रोम कहलाता है वो जी। फ्रॉग, अब वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या बर्दाश्त कर अपने आप को वो मैनेज करेगा। अब होता क्या, फ्रॉग चूंकि जब उछलता है तो उसकी जान लगती है ना, अब वो अपने आप को, उसने अपनी जान जो भी है वो अपने आप को रोकने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अपने आप को मैनेज करता रहता है। लेकिन जैसे 85 होता है ना तो अब वो मर जाता है। हालांकि ऊपर ढक्कन खुला हुआ है, आप उसको बॉयल कर रहे हैं तो वो मर जाता है उसके अंदर। तो होता क्या है कि उसके अंदर जंप मारने की ताकत उसके अंदर खत्म हो चुकी होती है और फिर वो मर जाता है। तो ये एग्जाम्पल वो दिया करती थी उन लोगों को जो अपने फैमिली के साथ जुड़े रहना चाहती थी। सही है। और उनको समझा रही होती थी, और फिर वो ज़ाहिर इस तरह की बातें सुनकर रिफ्लेक्ट भी होती थी। फिर जो लोग
जो है वो इनकी बातें सुन के चले आते थे कि भाई नहीं यार हम तो अपने शौहरों के साथ जाएंगे, तो फिर इनको प्रॉब्लम हुई कि यार हमें जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को यहाँ से अब एक्सपेंड करना, अब हम जाएंगे अफ्रीका जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लैटिन अमेरिका जाएंगे, तो सही है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपनी चीज़ें एक्सपेंड करनी शुरू की। फिर इंडिया क्या कहते हैं, इंडो पाक यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट है, तो सब कॉन्टिनेंट में आके इनको जो चीज़ ड्राइविंग फोर्स लगी इस वुमेन को की है इन्वर्ट कॉमा के अंदर परसिक्यूशन, अगर उसको परसिक्यूशन कहते हैं तो समझ लें कि वो क्या है, वो है रिलीजन या वो सही। है ट्रेडिशन या वो क्या है फैमिली। तो उस फैमिली के ऊपर आप देखेंगे पाकिस्तान वहाँ वेस्ट के अंदर रिलीजन पे हिट ही नहीं होता वहाँ पे कभी भी, क्योंकि रिलीजन ने कभी दावा ही नहीं किया था कि हम ये ऐसे ही करेंगे। वहाँ पे तो उनके मॉडर्न सिस्टम ने दावा किया था कि हम तुम्हें प्रोग्रेस देंगे, उन्होंने नहीं दी प्रोग्रेस, उन्होंने इस पर क्रिटिक शुरू कर दी। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो औरत की इन्वर्ट कॉमा के अंदर प्रोसिक्यूशन जो फेमिनिस्ट के नज़दीक होती है वो तो वुमेन कर वो रिलीजन कर रहा है या मैन कर रहा है या मर्द कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ। अच्छा, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि शायद जो इनलाइट मॉडर्नेशन का नारा परवेज मुशर्रफ साहब ने लगाया, उसके बाद यहाँ पे ये वाला फेमिनिज्म का नारा मकबूल होना शुरू हुआ, या मकबूल तो खैर अब भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक वो जो औरत मार्च टाइप वाला सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, अब ये जो औरत मार्च था, ये फेमिनिज्म था, आई थिंक 2009-10 के बाद से शायद इसको ज़रा हवा मिलना शुरू हुई, या उसके भी बाद से शायद 2014 से शायद औरत मार्च का सिलसिला शायद शुरू हुआ। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि ये तो बुनियादी यानी ये जो मॉडर्निटी है या फेमिनिज्म है वो हिट करता है मज़हब को, क्योंकि मज़हब रुकावट है औरत की उसके मुताबिक जो फ्रीडम चाहता है, यूरोप जो फ्रीडम देना चाहता है उसको, उसका मुखालिफ है इस वक्त इस्लाम या दीन इस्लाम। अब सवाल ये है सर कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो जिनको हम सो कॉल्ड लिबरल बोलते हैं, ख़वातीन जो हैं या जो पर्दा नहीं करती हैं या मॉडर्न किस्म के लिबास पहनती हैं, वो बज़ाहिर नज़र आती हैं कि जी वो निकली हुई हैं। लेकिन क्या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि एक ऐसा तबका जो अपने आप को दीन से हद से ज़्यादा एफिलिएट करता है, जो पर्दा भी करता है, जो कुरान और हदीस का मुताल्ला भी करता है, क्लासेस भी लेता है, सब कुछ करता है, उनके अंदर भी कहीं ये माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, जबकि वो तो इतना मज़हब के साथ अटैच हैं, दीन के साथ इतना जुड़ी हुई हैं, कुरान और हदीस के साथ, लेकिन वो भी अब इसी माइंडसेट पे सोचती हैं कि मर्द हमारे हुकूक मार रहे हैं और हमें इनके साथ दबके नहीं रहना, ये हमें नाक़िसुल अक़ल समझते हैं, ये हमें, यानी कुरान के अल्फाज हैं कि भाई औरत की गवाही 4 की और इनकी 2 की बराबर है, आधी गवाही होगी, लेकिन वो कहते नहीं, ये हमें नीचा दिखाने के लिए करते हैं, हमें कोई कमतर समझते हैं, हम कोई इनके लौंडी गुलाम थोड़ी हैं, हम इनके पाँव की जूती थोड़ी हैं। ये अब दीनदार ख़वातीन के भी अल्फाज हैं, तो ये कहाँ से आया जब ये टोटल है ही और वो दीन से जुड़ी हुई है, और आपके कहते हैं कि वो दीन के खिलाफ जाता है ये सारे का सारा नजरिया, तो ये कहाँ से आया? अच्छा, इसमें ना वो जो मैंने बात की थी ना कॉन्स्टिट्यूंसी की, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पता नहीं है और आपकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको उसका दराग नहीं है, तो फिर बाहर से बंदा आके बताता है तुम्हारे प्रॉब्लम है ये, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लेट्स सपोज यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर, और आप कहें को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शख्स आए वेस्टर्न यूनियन से या यूरोप से आए, वो बोले यार तुम्हारा प्रॉब्लम तो है, गटर खुला है, लोग गटर में गिर के मर जाते हैं, अब बोले हाँ यार प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि हाँ ये बात तो हमारी कर रहा है, हालांकि आपको कहना चाहिए था यार नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कोई, इसको हम ठीक कर सकते हैं, मसला नहीं है, प्रॉब्लम तो है ना, मतलब इसको हम ठीक कर लेंगे, ये वो प्रॉब्लम नहीं है तो हम समझा रहे होगे। हाँ। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि फेमिनिज्म के मामले के अंदर हमारे अपने अंदर से कुछ मसाइल निकले जो कि वजह बनी कि लोगों ने इस तरह से सोचना शुरू किया। अच्छा, पहली चीज़ जो मैं अक्सर बयान करता हूँ और लोग उसमें बड़ा नाराज़ होते हैं मुझसे कि जी इस्लाम में औरतों के हकूक़ हैं नहीं है, और मैं बहुत ही ख़तरनाक तरह जवाब देता हूँ कि नहीं है, ठीक है। हालांकि ये जवाब इनकम्प्लीट है। मैं कहता हूँ इस्लाम में औरतों के हकूक़ नहीं है, इस्लाम में रिश्तों के हकूक़ हैं, और इस्लाम में औरतों के लिए अहकाम है, मर्दों के लिए अहकाम है। तो मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जिन्स के लिए अहकाम हैं, रिश्तों के लिए हकूक़ हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे इस्लाम में जिन्स के हकूक़ हैं तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम बोलेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें गड़बड़ कर जाएंगे, जो ख़वातीन ने गड़बड़ कर दिया। इस्लाम में औरतों कमाने का हक़ है नहीं है जी, है ना, बस ठीक है। और भाई सर्कमस्टांसेस के ऊपर है ना, बीवी है, उसका शौहर खुदा खास्ता अपाहज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब उसको स्पेसिफिक किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको ज़रूरत है, हम इस तरह से बात करेंगे। लेकिन होता क्या, जब बोलते हैं औरत को कमाने का हक़ नहीं है,
अब आप बोले यार देखो नहीं आपने 2 जुमले बोल दिए ना कि नहीं ऐसा से नहीं तो वो आपको काट देंगे, नहीं इसका मतलब आप समझते हैं आप मानते ही नहीं मानते, आप मानते ही नहीं मानते, आप इनकार कर रहे हैं इसका मतलब, वो इस तरह से सही है। उनका रिएक्शन आता है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि इस्लाम में औरतों के या जिन्स के हकूक नहीं है, इस्लाम में जिन्स के लिए अहकाम है। औरत के लिए चाहे वो मर्द, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बीवी हो, उस पर हुक्म है कि सतर ढकेगी अपना, ये हुक्म है, वो सब ने करना है, वो गिने चुने लोगों ने नहीं करना, वो सब ने करना है। हाँ, माँ के लिए हक बेटे के अलग है, भाई बहन का हक आपस में अलग है, मियाँ बीवी के हकूक अलग है, बाप बेटे के हकूक अलग है। बाप बेटी का हक नहीं मार सकता, शौहर बीवी का हक नहीं मार सकता, भाई बहन का हक नहीं मार सकता, औलादे माँ का हक नहीं मार सकती। सही है। जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं इन रिश्तों को, उन रिश्तों के हकूक को वही प्रायोरिटी दी जाएगी। सही है। प्रॉब्लम हमारा ऐसा होता है कि जब हम रिश्तों के हकूक की बात नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली निकल के बात करते हैं कि भाई जिन्स के, हम बोलते हैं औरतों के हकूक नहीं। अब उससे प्रॉब्लम ये हुई कि जब वेस्ट से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि इस्लाम परसिक्यूट करता है औरत को, इस्लाम परसिक्यूट करता है फलां को, तो हमने भी लिखने शुरू की, हमारे में किताबें लिखी गई उस वक्त। हालांकि उस वक्त अगर लोगों को नहीं अंदाजा हुआ कि यार कितनी हमारे खिलाफ काम हो जाएगी, इस्लाम में लिखी औरतों के हकूक पे किताबें लिखी, धड़ाधड़ किताबें लिखी गई। हालांकि उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हमें लोगों को बताना था भाई जेंट्स के हकूक नहीं होते, इन जनरल हकूक सिर्फ रिश्तों के होते हैं, जेंट्स के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है। औरत का हुक्म है कि औरत अपनी आवाज़ नीचे रख के बात करेगी, औरत का हुक्म है कि कोई गैर महरम उसकी आवाज़ ना सुन सके, कहीं भी जाएगी आवाज़ दबा के बात करेगी, या दबाने से मराद ये है कि अगर किसी से मुकालमा भी करना है तो थोड़ी भरी आवाज़ से करे कि सामने वाला आपके तरफ अट्रैक्ट ना हो। ये समझ लें कि ये सबके लिए रूलिंग है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, सबके लिए यही हुक्म लागू होगा। हाँ, हुकूक क्या है वो सब अलग अलग है। हमारे प्रॉब्लम ये कि हमने रिश्तों के हकूक से ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी जिन्स के हकूक के ऊपर। अब वो जिन्स के हकूक के मामले के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसको समझा भी नहीं कि इस्लाम ने किस तरह की थी। मतलब हम अगर इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों को समझना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास पूरा ट्रेडिशन मौजूद है भाई, कि अल्लाह के वसल्लम के सामने अगर ये हदीस अल्लाह ने बयान की या सहाबा कराम में ये हदीस बयान हुई अल्लाह के वसल्लम की, तो उस पर सहाबा कराम ने कैसे रिएक्ट किया, साहबियात ने कैसे रिएक्ट किया, जमहूर साहबा ने कैसे रिएक्ट किया, किसी एक ने अगर अलग से रिएक्ट किया तो उसको बाद में लोगों ने किस तरीके से लिया, ये पूरा ट्रेडिशन मौजूद है हमारे पास। तो अब ये बात कहना कि जी इस्लाम में औरतों को कमाने का हक है, बिल्कुल है कमाने का, लेकिन कमाने का हक भी कब है? वो तब है कि जब वो औरत बिल्कुल मजबूर है। आज हमारे यहाँ जो है वो इतना खतरनाक मामला हो गया है कि एक औरत अगर उसकी अलहदी हो जाती है तो वो अलहदी होने के बाद उसको ये फिक्र नहीं होती मुझे किसी और से शादी करनी है या मैं अपने आप को महफूज कर लूँ। वो महफूज नहीं करती, वो कहती है कि भाई मैं मार्केट को टाइम दूंगी, ठीक है। या जो लोग शादी भी नहीं करते, वो शादी क्यों नहीं करते, वो कहते हैं भाई हम टाइम किसको देंगे, हम टाइम देंगे मार्केट को, अब मैं कमाऊंगी, अब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। हाँ, उसके बाद आगे भी है, मार्केट के अंदर मुझे कोई हरास ना करे। मार्केट के अंदर मैं अगर हरास करती हूँ और मुझे मेरी आवाज को दबा दिया जाता है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इस पर कानूनसाजी करे। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो अच्छा इस्लाम ने क्या कहा, इस्लाम ने कहा औरत अगर बालिग हो जाए तो आप उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ करो ना। मतलब एक मोहसिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया निकाह को, वो किला हिसारबंद हो जाए। हाँ भाई, एक फैमिली है, बाप, अभी मैं एक जगह एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें किसी केपी के किसी इलाके की पोस्ट थी, उसमें एक तस्वीर आई किसी की, वो मुझे लगा कि पता नहीं ये शायद मर्द या औरत है, थी वो औरत, बाल छोटे-छोटे काटे हुए थे उसने। उसके बारे में किसी ने बताया कि भाई ये जो है ना वो फलां इलाके में रहती है और इसके बाप जो है ना वो बीमार है और इसकी 3 बहनें हैं, लिहाजा इसके पास जो है ना वो कमाने को कुछ था नहीं बाप के पास, तो ये औरत निकल के माशरे के अंदर इस दरिंदा माहौल के अंदर वो सर्वाइव कर रही है। तो नीचे लोगों ने शाबाशी दी कि क्या बात है, ज़बरदस्त। अब हम इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो क्या था, भाई अगर लड़की बड़ी हो जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी शादी करेंगे। शादी क्यों करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे ना उसको, बाप के ऊपर से जिम्मेदारी खड़ी रहेगी। अब जिम्मेदारी शौहर की होगी, ठीक है, तुम माशरे के अंदर जाओ, भ्रष्ट तलाश करो, बहुत लोग हैं माशरे में जो जिन्हें शादी करनी है, आप शादी करवाएं, और शादी नहीं करवाएंगे। शादी क्यों नहीं करवाएंगे, आप उसको सिंबल बनाएंगे कि इस ब्रेव का सिंबल या बोल्ड होने का सिंबल। अब हमारे यही हो रहा है, हमारे यहाँ लोग, अल्लाह माफ़ करे आपने बात की है जो है ना वो दीनी मजहबी घरानों के अंदर सबसे ज़्यादा शद्दुमत से ये काम हो रहा है, और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर तलाक़ें भी मजहबी घरानों के अंदर हो रही हैं। और वो सिर्फ इसी वजह से ही हो रही हैं, इसी वजह से हो रही है कि उनके दिमाग में किसी ने एक बात भर दी है कि भाई आप जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। क्यों इंडिपेंडेंट हो सकती हैं कि अम्मा खदीजा भी इंडिपेंडेंट थी, और भाई अम्मा खदीजा ने तो किसी नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी उन्होंने तो जब शादी हो गई, तो वो तो पहले इंडिपेंडेंट, भाई अल्लाह ने सब कुछ किया ना। और अगर फिर आपने भी बीच में बात की थी कि इस्लाम, हम जब पढ़ते हैं अपनी तारीख को, तो इस्लाम ने जो है वुमेन को एम्पावर किया। तो देखें अब उसमें आपने 2 बातें की थी, वो हुई वो 2 बातें या उससे ज़्यादा और 2-3 बातें जब हम मिला के बात करेंगे ना तो ये नतीजे निकलने शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी इस दौर की वुमेन एम्पावरमेंट को अल्लाह के वसल्लम के ज़माने से जोड़ेंगे
जब आप इस दौर के मॉडर्निज्म को या मॉडर्निटी को किसी भी तरीके से आप वहाँ जोड़ देंगे कि जी इस्लाम तो मॉडर्न दीन है, भाई क्यों मॉडर्न दीन है? तो भाई इस्लाम जाहिलियत के बाद आया, तो भाई इस्लाम आप उसको ये बोलें कि जाहिलियत के बाद इस्लाम आया। आप ये क्यों बोल देंगे जाहिलियत के बाद मॉडर्न इस्लाम मॉडर्न हो के आ गया? तो हम कहते हैं अल्फाज का चुनाव आपने बिल्कुल ख्याल करना। क्यों? मॉडर्निज्म हमारी इस्तेलाह नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट हमारी इस्तेलाह है ही नहीं। इस्लाम ने औरत के या औरत के वो हुकूक जो उसके होने चाहिए वो अल्लाह ताला ने दिए उसको। इस्लाम से पहले सहाबा कराम की बहुत सारी मिसाल आती है कि वो बताते कि जी हमने इतनी बेटियां मारी, मैंने इतनी बेटियां दफन की, रो रो के अपने किस्से बता रहे होते किस तरीके से मैंने दफन किया, किस तरीके से मैंने कुएं में फेंका। तो अल्लाह के वसल्लम भी रो रहे थे और सहाबा कराम को तस्लील करते रहते थे कि बेटियों पर रहम करो, बेटियों पर रहम करो। फिर हर तरह के मामला जो उस वक्त ख़वातीन के साथ हो रहे थे। अच्छा ये बात है, मक्का के अंदर ख़वातीन की प्रोसिक्यूशन भी क्यों होती थी? मतलब बेटियों को जिंदा होते हुए क्यों दफनाते थे? जाहिलियत मैं बता रहा हूँ कि वो उस दौर को हम जाहिलियत का दौर इसलिए कहते हैं कि वो लोग जब बेटी पैदा होती थी तो वो समझते थे कि यार ये बेटी बड़े होकर किसी के बिस्तर की जीनत बनेगी, उन्हें शर्म आती थी इससे। तो एक साहबी ने तो बेटी को पैदा होते नहीं मारा, बड़ी हो गई शादी के लायक हो गई तब मारा उसको आगे, कि अब तो उसका टाइम आ गया वो करने के लिए, तो लिहाजा मैं दोबारा उसके अंदर अरब जाहिलियत आ गई। तो उन्होंने मतलब साहबी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में उन्हें बताया लगने भी मेरे साथ ये हरकत हुई, मैंने ये काम किया। तो इस वजह से उस माशरे को जाहिली माशरा बोला जाता था। सही है। तो अल्लाह वसल्लम ने उस माशरे को तब्दील कर दिया ना। अब उस तब्दीली को आप बोले मोमिन को एम्पावर कर दिया, यार ये बात क्यों बोली जाती है? अल्लाह के वसल्लम ने औरत का जो मकाम था वो उसको दे दिया। एग्जैक्टली। अब वो जो आपने उम्मे मारा की बात देखी, तो उम्मे मारा का टाइम तो उस वक्त तक है जब तक मुसलमानों की तादाद कम थी। भाई ऐसा कब हुआ जब मुसलमान निकल गया, मुसलमान ने बड़े बड़े बराज़म फतह किए, उस वक्त मुसलमान कहाँ औरतों को ले आते थे? प्रॉब्लम ये कि हमारे पास साहबियात की एग्जाम्पल मौजूद है, ज़ख्म के लिए, ज़ख्मियों के लिए, पानी पिलाने के लिए। उस वक्त क्योंकि लोग कम होते थे तो ख़वातीन भी आती थी। जब लोग ज़्यादा हो गए तो मना कर दिया सहाबा किराम ने, नहीं मना कर दिया कि अब हमारे पास लोग बहुत हो गए। पहले कहा जाता था कि भाई पहले जो है ना वो इतने लोगों पे इतने लोग भारी होंगे। तो अल्लाह जब मुसलमानों की तरबियत बढ़ती गई तो अब बोलो तुम लोग जो है ना वो 100 पे भारी हो गए। ऐसे ही खालिद वलीद ने बोला कि हज़रत उमर ने कहा, बल्कि वो गालिब अबू सिद्दीक ने कहा कि रोमन्स आ रहे हैं तो उनको रोकना है। तो उन्होंने बोला एक काम करें, मुझे आप 500 लोग दे दें। उन्होंने बोला 500 लोग क्यों? उन्होंने बोला भाई एक बंदा जो है ना वो इतने हज़ार लोगों पर, उन्होंने बोला 1 लाख लोग आ रहे हैं या इस तरह की टर्म थी। तो उन्होंने बोला 500 लोग दे दें। उन्होंने कहा क्यों 500 लोग चाहिए? तो बोला एक बंदा इतने में भारी हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो अबू सिद्दीक बोला नहीं 500 और ले जाएं ताकि एक बंदा इतने में भारी हो, ताकि हमारे लिए, मतलब मुसलमानों का ये कैलिबर हो गया था। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब मुसलमानों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने औरत को औरत का मकाम दिया, उसको हम कैसे बोलते हैं? औरत को एम्पावर कर दिया। तो ये जो आपको बताया गया ना कि औरत को एम्पावर किया, ये बात यहीं से आती है कि जब हम एम्पावरमेंट का मतलब बदल लेते हैं। अब उस एम्पावरमेंट के अंदर सब चीज़ आती है। उस एम्पावरमेंट के अंदर औरत बाइक भी चलाएगी। अब आप क्या देख रहे होते हैं, आपके यहाँ अबाया पहने हुई लड़कियाँ बाइक चला रही होती हैं, आपके यहाँ अबाया पहने हुई लड़कियाँ जो है ना वो नहीं तो कबाहत क्या है इसमें? किस पे? औरत बुर्का पहन के गाड़ी भी चला रही है, भाई इसमें कबाहत क्या है? मतलब ये कि एक फ्लैट सपोज ये चीज़ मजबूरी के तहत हो रही है या एम ही हो रही है? असल प्रॉब्लम ये है ना, एक तो ये मजबूरी, भाई मजबूरी के अंदर कमाना भी है। भाई एक शौहर अपाहिज हो गया है, क्या करेगी औरत? कमाएगी ना, कोई मसला नहीं है। अब तो फैशन हो गया ना, अब तो लड़की ने यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई तो अब उसके लिए बाइक या गाड़ी लेके दी जाएगी उसको, वो चलाएगी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये क्यों चलाएगी? नौकरी करनी है, सब कुछ करनी है। मतलब हमारे यहाँ फैमिलीज़ के अंदर बाकायदा लोगों को बताया जाता है कि यार, बल्कि अब तो लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो लड़कों को हेल्पिंग हैंड चाहिए, शादियां जो करनी है। हाँ, मतलब तो लड़के खुद भी डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले होता था कि शौहर बोलता था बेगम से मोहब्बत में, क्या देखो अगर तुम्हें अपनी पर्सनल स्किल्स करनी है तो तुम नौकरी कर लो, मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात नहीं है, आज के दौर में लड़का डिमांड रखता है कि भाई मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए, भाई मैं खुद कमाने वाली लड़की चाहिए, क्योंकि उसने भी अपना जो तर्ज जिंदगी है वो अपलिफ्ट किया हुआ है, अपना जितना कमा रहा होता है फायदा हासिल करना है, पढ़ाई का फायदा जितना वो कमा रहा होता है, नहीं फायदा नहीं, सुने, जितना वो कमा रहा होता है उससे उसका लाइफ स्टाइल वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो औरत भी कमाएगी तो वो भी, उससे हमारा लाइफ स्टाइल मेंटेन रहेगा। तो होता क्या, औरत की अगर नौकरी, अगर वो चलो, अब होता क्या है, जब भी एक बयानिया मजबूत हो रहा होता है ना तो शुरू में वो अच्छा लग रहा होता है। फेमिनिज्म भी जब शुरू में आया ना, ख़वातीन को बड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ। जब वो एक डेवलप हो गया तो फिर लोगों को प्रॉब्लम शुरू हुई। मतलब रशिया के अंदर मैं एक राइटर के बारे में पढ़ा था, तो बताती हैं रशिया में 94% ख़वातीन को काम करना पड़ता है। ऐसे यूरोप में भी है। और मैं वो खुशनसीब हूँ जिसको काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करिए,
खुशनसीब कह रही है कि मुझे काम नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान के अंदर अब क्या शुरू हो गया, यही है ना हमारे यहाँ तो बाकायदा मर्द जो है वो अब तो औरतों को तो और मलाइन कर रहे होते हैं कि देखो फलाना ही औरत, देखो फलाना की बीवी देखो कितना करी है, फलाना की बीवी देखो कितना करी है, उसने तो गाड़ी भी निकलवा ली, तुम क्या हो। तो हम फिर माँ बाप भी डांट रहे होते हैं, ऐसे ही देखो बेटा उसने तो अब ये कर लिया, कितना अच्छा करी, कितना अच्छा करी। तो हमारे यहाँ भी घरों के अंदर ये शुरू हो गया। ऐसे तो ही, बेसिकली क्यों बिल्कुल शुरू ऐसे हुआ, इसलिए शुरू हुआ कि हमने एम्पावरमेंट का मतलब गलत ले लिया। हम अम्मा खदीजा की मिसाल लेते हैं, उम्मे अम्मारा की मिसाल लेते हैं, तो उम्मे अम्मारा की वजह से हम जिहादी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मतलब इमाम अहमद बिन हम्बल की का तस्करा आता है, अबे इमाम अहमद हम्बल की माँ का तस्करा भी तो है, उसने पैदा किया ना इमाम हम्बल को, ऐसे ही। जिसने समझने के इस्लाम का मुकदमा पेश किया, मुअतज़िला के सामने इस्लाम का समझने के उसके पूरे जड़ से उखाड़ दिया। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि इमाम तीमिया पैदा करें, इमाम हम्बल पैदा करें, हम इस तरह के गजाली पैदा करें, हम ये क्यों सोच रहे थे। तो आपके ख्याल में जो 51% खवातीन है, फिर अब उनको घरों में बिठा दें, ह्यूमन एम्पावरमेंट ना करवाएं? नहीं, वुमेन देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट तो मैं तो मुझे तो इस नाम से इतनी चिढ़ है, पता नहीं बहरहाल किसी किसी को पसंद आया बात ना है, लेकिन मुझे इस नाम से वैसे बहुत चिढ़ है। मतलब सवाल सिर्फ जहन में आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से क्या मुराद है आपका। तो वो जब हम कहते हैं भाई वुमेन एम्पावरमेंट वेस्ट वाली, तो कहते नहीं वेस्ट वाली वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, तो इस्लाम वाली एम्पावरमेंट। तो इस्लाम ने कौन सा एम्पावर किया, इस्लाम ने कब एम्पावर किया, इस्लाम ने काम तो मर्द को बनाया भाई, इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है। ठीक है, चले वुमेन, मतलब पाकिस्तान के अंदर लोग कहते नहीं, पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, वुमेन प्लेसमेंट बोलते हैं आप। नहीं, प्लेसमेंट भी नहीं, मकाम हो गया ना। रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन भाई, सबसे ज्यादा इस्लाम ने इज्जत दी है, बोले आप नहीं, सबसे ज्यादा देखिए इज्जत तो कुरान की पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं ना, उठा के रख देते हैं ऊपर जुज़दान में, गलाफ में लपेट के। तो इज्जत तो वो भी हो रही है, लेकिन इज्जत मतलब एक इंसानी शक्ल में दिल दिमाग रखने वाली, स्किल रखने वाली एक खातून है, तो आपके ख्याल में वो कुछ ना करे, वो क्या करे, वो जो काम करने का अल्लाह ताला ने दिया उसको, तो क्या काम है? नई नस्ल की तैयारी करनी है, यानी उसको नई नस्ल परवान चढ़ानी यानी है। बुनियादी काम ये है कि उसने अपनी पूरी स्किल, पूरी सलाहियतें, पूरे का पूरा इनपुट देना है नई नस्ल की तैयारी के लिए। यही काम करना उसने एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि उसके अलावा और कोई काम है नहीं उसका ना। देखें, अल्लाह ताला के ना इरादों में से ना दो इरादे हैं। अल्लाह ताला के इरादों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक चीज़ कहलाती है अल्लाह ताला का इरादा कौनिया। अब ये बात अलग से आ रही है, अकीदे की बात है, इसको समझ रही है। एक अल्लाह ताला का इरादा कौनिया। इरादा कौनिया वो होता है कि अल्लाह दुनिया में तमाम इंसिडेंट्स, तमाम इवेंट्स जो हो रहे हैं, अभी गजा में जेनोसाइड हुआ, ये अल्लाह ताला का इरादा कौनिया है, अल्लाह ताला को पता है कि ये होगा, ठीक है। लेकिन एक शख्स अगर वो गलत काम भी करता है, गुनाह भी करता है, कुछ भी कर रहा है, वो अल्लाह ताला का इरादा है कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि ये होगा। अच्छा, अल्लाह ताला को कौन सा इरादा, किस इरादे में अल्लाह ताला की रज़ा है, या कौन सा इरादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला कौन सा इरादा होना चाहता है, उसको बोलता है इरादा शरईया। कि जैसे कि लेट सपोज मैं नमाज अगर नहीं पढ़ा, तो वो तो अल्लाह ताला का इरादा कौन ही है। लेकिन क्या मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्या मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, क्या शरीयत का मतलूब है, हाँ मतलूब है, नमाज पढ़नी चाहिए, तो वो इरादा शरईया है कि अल्लाह ताला ने लिखा होगा कि हाँ ये शख्स नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है औरत कमाए, मतलूब ही नहीं है। सही बात। अल्लाह ताला का ना इरादा शरीय ही है, ना अल्लाह ताला चाहता है कि औरत कमाए। सर्कमस्टांसेस हैं कि औरत वो भी तब जब एक शख्स बिल्कुल अपाहज हो जाए और समझ लें कि उस घर में कुछ भी ना हो और वो तलाक दे नहीं सकती, लिहाजा वो कर सकती, या सोसाइटी उसकी मदद करे। अब तो आवेगा वो बिगड़। अब तो एक लड़की इंजीनियरिंग करती है या डॉक्टर बनती है, उसका पहला ख्वाब होता है कि भाई मुझे नौकरी करनी है। सही है, एग्जैक्टली। और नौकरी करने के बाद वो ये सोचती है कि मुझे अच्छा नौकरी क्यों करनी है, क्यों, क्योंकि भाई मुझे पैसे नहीं मिल रहे पूरे। मतलब आप घर में खवातीन को अगर पैसे दे भी रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम ये होती है कि नहीं मुझे पैसे इतने नहीं मिल रहे, तो हर दफ़ा आपसे मुझे मांगना पड़ता है। ये घर में, मतलब मैं बता रहा हूँ, घर में अभी कॉमन हो चुका है। सही है, मतलब काफ़ी सारे घरों के अंदर मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिली होती है कि भाई फलाना क्या, तो ये मसला है, फलाने के शौहर इतने देते हैं लेकिन आप उतने नहीं दे नहीं पा रहे, इसलिए मैं खुद कर लेती हूँ। हाँ, मुझे खुद करना पड़ेगा, लग रहा है मैं खुद, मतलब अब आप घर में लोगों को समझाना शुरू हो जाए कि भाई ये खुद कमाने वाली की, मतलब घर में आपको आप पे क्या है, 3 साल का 3 वक्त का 3 जोड़े, 2 वक्त का दिन का खाना, बच्चों की भविष्य, आपने अगर सब चीज़ दी हुई है, तो अब औरत को क्या चाहिए। अब प्रॉब्लम यही है कि औरत को घर से निकलना है। घर से क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कमाना है, लाइफस्टाइल बनाना है। अब बात सामने आ गई। अब ये जो पूरा सिस्टम डिवाइस हो चुका है, ये जो मॉडर्निटी पूरी तरीके से दुनिया के अंदर काबिज हो चुकी है, आ चुकी है, इसने दुनिया को क्या चीज़ दी है, एक मार्केट दी है। मार्केट को सुहाना बनाया उसने, अच्छा बनाया, हसीन बनाया मार्केट को। जब फेमिनिज्म शुरू में निकला और इसने ऑर्डर को डिसरप्ट करना शुरू किया, तो मार्केट ने फेमिनिज्म को कबूल नहीं किया। लेकिन जब फेमिनिज्म ने मार्केट को फायदा देना शुरू किया, फेमिनिज्म के नतीजे के अंदर क्या हुआ, फैमिली डिस्पर्स हुई। एक फैमिली 2 में तकसीम हो गई, ठीक है, 2 में तकसीम हो गई तो क्या हुआ, एक गाड़ी थी तो अब 2 गाड़ियां होंगी,
एक टीवी था तो अब 2 टीवी होंगे, एक घर था 2 घर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से फैमिली डिस्पर्स हुई तो वालदैन को कौन मदद करेगा? वालदैन की मदद करेंगे कौन? ओल्ड एज होम करेगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ? और पहले एक कमा रहा था, मियाँ कमा रहा था, 20 बच्चों को देखी थी, अब दोनों कमाएंगे। इस तरीके से जब ये चीज मल्टीप्लाई होंगी तो मार्केट के अंदर क्या हुआ? मार्केट के अंदर जब सप्लाई बढ़ गई, ये इकोनॉमिक का असूल है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस। तो अब क्या हुआ? जब घर टूटे, फैमिलियां डिस्पर्स हुई, औरत तो कमाने की जरूरत पड़ गई। जब कमाने गई औरत, तो औरत जो पहले एक फैक्ट्री के अंदर $100 दे रहा था एक बंदे को, तो अब जो है ना वो $50 के अंदर लोग अवेलेबल थे। तो अब उसने $100 पे काम करवाया था, तो उसने बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं 50 पे $2 रख लूँ, या $50 में एक बंदा रख लूँ। अब मैं पहले 100 दिया था, मैं $50 दूंगा। तो अब वो ये काम कहता है, ये था मार्केट फ्रेंडली, ठीक है। हुआ क्या? जब फैमिली टूटी, लोगों को खरीदारी भी करनी पड़ी अपनी। जब ये अलग कमारी, वो अलग कमारी, दोस्तों खरीदारी भी करनी, सब कुछ करनी है, और ये सस्ती भी हो गई है। तो लिहाजा ये एक मार्केट फ्रेंडली समझ ले की टेक्टिक थी। तो फेमिनिज्म मार्केट फ्रेंडली हो गई, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने एक्सपोजिशन की अपनी बॉडी की, बॉडी एक्सपोज होना शुरू हो गई, ये इससे फैशन इंडस्ट्री को और दूसरी इंडस्ट्रीज को कमाने का मौका मिल गया, इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मार्केट हसीन हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है, दिल को लुभाती है, तो घर जहन्नम बन जाता है, घर आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। Exactly. और मतलब अब आप देखें ना, मतलब जो शख्स किसी अच्छे ऑफिस में, अभी आप गूगल का स्ट्रक्चर देखें, गूगल के स्ट्रक्चर किस तरह बनाया उन्होंने। गूगल के अंदर आप जाएं, गूगल के अंदर सब चीज है भाई, लॉन्ड्री भी है, नाश्ता, खाना, सोना, खेलना, सब कुछ करना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली मार्केट को घर मतलब हसीन बना दिया। उतना अच्छा घर नहीं होगा उसका, ऐसा ही है। तो वो कहाँ रहता होगा? नहीं, वो रहती कहाँ होगी? वो खातून भी घर नहीं जाएगी, वो घर की तो सोचेगी नहीं, वो बोलेगी मुझे मार्केट में रहना है यार। तो आज मतलब पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑफिस बहुत अच्छे हैं, मतलब फ्लैट सपोज कोई एक लड़का बहुत ऐसे घर रहता है जहाँ पर प्रॉब्लम है लाइट का, जहाँ पानी का प्रॉब्लम है, और ऑफिस के अंदर पानी भी है, चाय भी है, एसी भी चल रहा है, तो वो डबल शिफ्ट क्यों नहीं मारेगा ऑफिस के अंदर? वो तो ऑफिस बोलेगा सर से कि सर मैं जो है ना वो आज ऐसा ही है। अब उस पर ये क्या, अब ऐसे में अगर आप बोले जी औरत चार दीवारी, या हम जैसे लोग बोले कि भाई बेला वजह मार्केट जाना अच्छी बात नहीं है, तो हमारी बात कौन मानेगा? लोग थप्पड़ नहीं मारेंगे। तो ये अब प्रॉब्लम क्यों? इस दौर के अंदर मॉडर्निटी ने क्या किया? मॉडर्निटी ने फैमिली स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, दुनिया के अंदर मार्केट खुशनुमा बना दी। उस मार्केट के खुशनुमा होने के बाद हमारे घर जहन्नम बन गए। और जिन जगह पे या उस तरफ जा रहे हैं, या जिन जगह पे समझ लें कि मॉडर्निज्म ने समझ लें कि अपने हाथ नहीं गड़ाए, देहात में चले आए आप। देहात में लोग सुकून से रहते हैं घरों को। देहात से कोई शख्स अगर यहाँ पे आता है घर पे शहरों में काम करने के लिए, वो खुशी मनाने के लिए कहाँ जाता है? वापस वो अपने घर जाता है। ऐसा ही, ठीक है। आज हम शहरों में हम खुशी मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? होटलों, हम मार्केट जाते हैं ना, हम घर नहीं आते। पहले लोग खुश होने के लिए घर जाते थे कि बच्चों से मिलेंगे, बेगम से मिलेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, सबको से मिलेंगे, सफर। आज हम खुश होने के लिए कहाँ होते हैं? हम मार्केट में जाते हैं। हमारे पास कोई है नहीं जगह, हमारे पास क्या कहते हैं फार्म हाउस है, या अब आप देखें लकीमंज जाए, सारी बटन बैठी होती है। क्यों बैठी होती है यार? ये वही लोग हैं जिनका घर अजीब बना हुआ है यार, इनका पानी नहीं है, वो नहीं है। तो मैं वो नहीं कह रहा कि ये सिस्टम मसला है, लेकिन इंसान का अपना भी हो गया, उसको मार्केट बहुत अच्छी लगती है। और जिस घर के अंदर वो याला मामला नहीं है, वो अच्छी जॉब भी कर रहा है, वो रात में 9 बजे तक ऑफिस में टाइम इसलिए देता है कि भाई घर में आके चिक अलग होगी, बेगम चावे चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लिहाजा बेहतर है कि हम जरा यहाँ पे मस्जिद या 10-11 बजे तक बैठ के काम किया जाए, सुकून से पानी भी है, चाय भी, सब कुछ पीता रहूंगा। तो अब क्या हुआ? अब लेट्स सपोज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई आपने सुबह नाश्ता किया, सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया? अंडा पराठा। अंडा पराठा किसने बनाया? आज तो खैर नहीं बनाया, लेकिन मेरे घर का खा लेता हूँ। पराठा प्लेट सपोज किसने बनाया? मैं कल खाया था, घर में बनता है, कल बनाया। अब लेट्स आपने कोई फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज़ को, आपने ही किया ना, आपको खाना बना के दिया गया और वो आपने खाना फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेकिन अगर किसी औरत, अच्छा उसको आपने अप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, मतलब मुमकिन है, नहीं करते ना, मतलब मेरे घर ये तो काम है ना भाई, ये तो काम है भाई, ये डिसिप्लिन है, ये घर का डिसिप्लिन है कि भाई औरत ने खाना देना है, सब कुछ करना है। हाँ, आपने उसकी तारीफ करनी है, सब कुछ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक रोटी बना के दे, आप बोले क्या बात है रोटी। अब आप इंसान नहीं करता सल्लल्लाहु शुरू में, कभी कभी कर देता, जरूरी भी करना। तो अगर उसको औरत को बताया जाए कि देखो तुम्हें तो घर में रोटी बनाने पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप यही काम मॉर्निंग शो में करें आके, तो हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, तो कहाँ जाएगी? मॉर्निंग शो में है ही, शो में जाएगी ना करने के लिए। तो अगर उस तरह की औरत को आप बोले भाई आप मेट्रो स्टेशन आ जाओ,
आप मेट्रो चला लो, बल्कि मेट्रो में क्या है यार, कंफर्टेबल गाड़ी है, गियर चलाना है, सब कुछ करना है, लाइसेंस लेना है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन चलाएंगे, उसको ज़्यादा प्राउड फील होगा, उसमें ब्रेव कहलाएगी, वो बोल्ड कहलाएगी। तो आपने क्या किया, सिस्टम ने मार्केट को खुशनुमा कर दिया, घर उस चक्कर में आपका बन गया। उस चक्कर में अब आप जब ये वाली बात हम करेंगे ना, तो खवातीन मारने को इसलिए दौड़ेंगी कि तुम चादरों चार दीवारी की बात कर रहे हो, तुम तो ना घर में बिजली दे रहे हो प्रॉपर तरीके से, ना खाना दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है यार, इसको हमने फेस करना है। ऐसा ही है, इसको हमने बाकायदा अपनाना नहीं है कि हम इसको अपना के औरतों को इजाजत दे दें, हाँ भी ठीक है आप जाए अपने आप अपना फ्यूचर बनाएं या अपने तरक्की करें, ये प्रॉब्लम है। और वो जो मजहबी खानदान के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, मजहबी फैमिलीज ने भी, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो मजहबी फैमिली की बात आप कर रहे हैं, और मजहबी फैमिलीज के अंदर ये बात नहीं पढ़ाई जाती कि वो हुकूक जो है वो अप्लाई कैसे होंगे। सही, किसी शख्स को पता चल जाए कि भाई मेरा हक, जैसे आजकल बहुत तबाह चला हुआ है ना, ये सास ससुर की जो खिदमत करना, ये हमारा जायज़ ही नहीं है, इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता, इजाज़त ही नहीं देता, इस्लाम ने कहाँ फर्ज करार दिया आपके ऊपर। तो अब ये हमारे यहाँ आ गए। लेकिन अगर हम देखें इस्लामिक ट्रेडिशन को, तो ट्रेडिशन में क्या चलता आ रहा है, खानदान रहे किस तरीके से। अब आप देखें ना कि आप अगर वो जो जहेज़ के मामले पे आजकल बड़ी चल रही कि जहेज़ के ताने, अब जहेज़ के ताने पे क्या करेंगे भाई आप। अगर एक औरत को जहेज़ का ताना मिलता है घर के अंदर, तो इस्लामी माशी की क्या जिम्मेदारी है। इस्लामी माशी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसके लिए तुम इकोनॉमिक जहेज़ का इंतजाम करो, नहीं, इस्लामी निज़ाम की, इस्लामी माशरे की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम उस बहू को, जिसको सास उसकी जहेज ना लाने पर ताना देती है, तुम उसके पाँव पे खड़ा करना शुरू कर दो कि चलो तो आओ तुम बैठ के ये कोर्सेज सीखो आके और अपने आप को फ्लैश करो, घर के अंदर तुम कमाओ, तो घर के अंदर कमा के मुंह बंद करो। इस्लाम तो कहता है भाई, इस्लाम लेके बैठेगा सास को और बहू को साथ में, सास को समझाएगा, बहू को समझाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम ये वाला हल ले लें कि भाई घर के अंदर प्रोसिक्यूशन हो रही है, बहू पे जुल्म हो रहा है, जुल्म कौन कर रहा है, सास करिए ना, ठीक है, वो भी तो फेमिनिस्ट है, वो भी तो फीमेल ही है, उसकी बात नहीं आएगी, बस औरत पे घर पे जुल्म होता है। अच्छा, घर पे जुल्म होता है तो क्या करें, तो उसको हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, उसके लिए रोजगार के मौके दें। ये देखिए, औरत पे अगर ताने पड़ते हैं तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, क्या तहफ़्फ़ुज़ है, उसको पैसे दें आप, और पैसे दें। अच्छा, अगर पैसे मिल जाएंगे, आप बताएं, यकीन से बताएं जहाँ से भाई, उस घर के अंदर मामला सॉल्व होंगे या खराब होंगे। मतलब एक औरत या घर में सास बहू का फट्टा है और बहू को ताने मिलते रहते हैं सास की तरफ से, ऐसे में दो काम हो सकते हैं। एक तो उनको बैठ के समझाया बुझाया जा सकता है, ठीक है, उनको मजीद समझने की उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, या एक ये कि औरत को बोले भाई तुम जो ना वो निकल जाओ यहाँ से, मतलब निकलो, अपने आप को रास्ता ढूंढो, यहाँ से फरार कर राय फरार करो। अब वो घर जब वो कल को कमाना शुरू होगी, तो उस घर के अंदर सुकून बढ़ेगा या सुकून कम होगा, कम होगा ना। तो हम जब एक ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, उस खतरनाक प्रॉब्लम का हल ऐसा खतरनाक पेश करें कि जिससे मजीद बिगाड़ हो, तो भाई ये तो और खतरनाक चीज़ है ना। ठीक हो गया आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है हमारी तवील तरीन पॉडकास्ट का एजाज़ आज की इस पॉडकास्ट को हासिल हुआ है। और वैसे मौजू ये बहुत, और इसका बहुत फैलाव है इस मौजू का, इंशाल्लाह मजीद भी इससे मुताल्लिक जो मजीद मौजूद हैं, जिसमें हमने बात की ना फेमिनिज्म की, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रह गई हैं, इसमें इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे, उसमें इसको हम करेंगे ये कि अभी जैसे हमने रेडिकल फेमिनिज्म में बात की है, अच्छा हम इसको हम ये लपेट दें, फिर हम इसके बाद इस पे बात करेंगे कि नेक्स्ट उसमें इसको हम कट करेंगे यहाँ पे। मैं बात करें में कह रहा हूँ, तो देखिए ये है रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है, इस पे हमने अभी बात की है और उसको समझने की कोशिश की। इसके बाद है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है, वो एक एकेडमिक समझने की वो तहरीक थी। उसके बाद आता है लिबरल फेमिनिज्म। सही है, लिबरल फेमिनिज्म वो है जो बहुत ज्यादा तेजी से पेनिट्रेट हुआ पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म ने तो सिर्फ चिंगारी प्रोड्यूस की, और उस चिंगारी के नतीजे के अंदर लिबरल फेमिनिज्म दुनिया के अंदर फैल गया, पाकिस्तान के अंदर भी लिबरल फेमिनिज्म आ गया। और आज लिबरल फेमिनिज्म आने के बाद जिस चीज़ का आपने आखिर में तस्करा किया मजहबी ग्राउंड की वजह से, वो है, उसको हम कहते हैं हिजाबी फेमिनिज्म। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और नाजरीन, एक बहुत ही मेरा ख्याल है कि सैर हासिल गुफ्तगू है, और ये एक मतलब तवील मौजू है, इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर हम आरिफ हाशमी साहब को दोबारा भी ज़हमत देंगे, यहाँ पर इन्वाइट करेंगे, और इस मौजू से मुताल्लिक़ जो दीगर और भी एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी तफसील से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपने जाग पॉडकास्ट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के मौज़ूआत पर आपको एक सैर हासिल मवाद मिल सके, और एक अवेयरनेस का जो हमने जाग पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म फराहम कर रखा है उससे आप भी इस्तेफ़ादा कर सकें। बहुत शुक्रिया।